देखिए, इसमें से आपने काफी सारे क्वेश्चन लगा ही लिए होंगे वैसे तो मेरे ख्याल से, है ना। बहुत, लाइक अगर 99 क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल से 10 से 15 क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये तो सर हमने सुना ही नहीं। तो उसके बारे में सारी चीजों के बारे में बात कर लेंगे हम, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज पहला क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, आप लोगों को इन सब क्वेश्चंस के बारे में शायद शायद हम पहले ही बात कर चुके हैं ना। इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है। तो पर कैपिटा वाटर डिमांड इज डिफाइंड एज द व्हाट, एवरेज में जो लेते हैं, हाउ मच पीरियड ऑफ एवरेजिंग इज डन हेयर, है ना। तो आपको बताया हुआ है कि हम 30 से 40 साल का एवरेज लेके चलते हैं तो 35 साल हम आंसर मार सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 35 ईयर्स का हम एवरेज लेके चलते हैं जब हम एलपीसीडी के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर कैपिटा डिमांड के बारे में बात कर रहे होते हैं, है ना। तो 35 साल का एवरेज लेके वो सब सारी चीजें कैलकुलेट करी जाती हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कॉज रिडक्शन इन द पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन। पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन कम किसकी वजह से हो सकता है। ठीक है। अगर अच्छी क्वालिटी का पानी होगा तो हमें और अदर सोर्सेज से पानी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है। हॉटर क्लाइमेट होगा तो हम ज्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे। मॉडर्न लिविंग के अंदर फ्लशिंग सिस्टम जो होगा उसके अंदर भी हम ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्वेश्चन पूछा है रिडक्शन का, तो मीटरिंग सिस्टम की वजह से रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, का करेक्ट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं। द मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज अप्लाइड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम डेली वाटर डिमांड। ठीक है। इन रिलेशन टू द एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड, है ना। तो आपसे क्यू एम डी और क्यू एवरेज का रिलेशन पूछ रहा है, तो आप जानते हैं 1.8 टाइम्स ऑफ क्यू एवरेज होता है। ठीक है। तो 1.8 का फैक्टर हम यहाँ पे लगाते हैं, सिंपल चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज अप्लाइड टू ऑब्टेन द पीक ओवरली डिमांड। हमें मैक्सिमम ओवरली डिमांड के बारे में बात करना है। ठीक है। इन रिलेशन टू द मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड वाले रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो मैक्सिमम डेली डिमांड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। डिवाइड बाई 24 कर दोगे तो ओवर्स के अंदर आ जाएगा। इस केस में हम फैक्टर लगाते हैं 1.5। पहली स्टेप जब हमने सॉल्व की थी तो वहां पर हम 1.5 का इस्तेमाल करते हैं, ना कि 2.7। ये चीज हमको ध्यान रखने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैक्सिमम डेली डिमांड के रिस्पेक्ट में अगर आप निकालते हो क्या, मैक्सिमम ओवरली डिमांड, तो 1.5 इज द करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बताया हुआ है, मैंने आपको गलती कर देते हैं लोग इसके अंदर। लोग मैक्सिमम ओवरली डिमांड देखते ही 2.7 को आंसर मार देते हैं, पर ऐसा हमेशा होता नहीं है। ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वैसा ही है। ठीक है। इस बार आपसे क्यू एम एच पूछ रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है एवरेज डेली डिमांड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्यू एवरेज के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ऑफ कोर्स ही सारी की सारी वैल्यू ओवर्स के अंदर लेनी पड़ेंगी हमें, है ना। लीटर पर आवर के अंदर लेंगे हम सारी की सारी वैल्यूज, ऑफ कोर्स। ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर 2.7 की मल्टीप्लाई थी, 2.7 की मल्टीप्लाई, दैट इज 2.7। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। सर इसमें अब आप, कंफ्यूज होता है सर इस क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल कंफ्यूजन होती है, इसलिए इसके बारे में पहले ही बहुत डेप्थ में बात करी है, अच्छे से बात समझाया था, और अभी भी बता रहे हैं कि भाई ध्यान रखना है कि वो मैक्सिमम डेली डिमांड वाले दिन पूछ रहा है या फिर ओवरऑल पूरे ईयर का एवरेज पूछ रहा है, के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ठीक है। मैक्सिमम ओवरली डिमांड, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैक्सिमम डेली डिमांड वाले दिन से ही पूछ रहा है तो 1.5 का फैक्टर लेना है। पूरी साल के एवरेज की बात कर रहा है तो 2.7 का फैक्टर लेना है। यूनिट तो आपको सेम रखनी ही पड़ेंगी, ऑफकोर्स, वो चीज मेंशन हो या ना हो, वो आपको पता रहना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, एवरेज डेली वाटर कंजम्पशन ऑफ ए सिटी इज 24,000 क्यूबिक मीटर, है ना। डेली का कंजम्पशन दे रखा है 2400 मीटर क्यूब पर डे, एवरेज का दे रखा है ये एवरेज। ठीक है। तो पीक ओवरली हमसे पूछ रहा है, ये पीक ओवरली क्या होगा, है ना। तो एवरेज को ओवरली बदलने के लिए आपको पता है हम डायरेक्टली 2.7 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पीक ओवरली पूछ रहा है, जस्ट अभी ऊपर लिखा है 2.7 टाइम्स ऑफ क्यू एवरेज होता है। ठीक है। लेकिन आपको यूनिट तो सेम ही रखनी पड़ेगी भाई। मीटर क्यूब पर डे की जगह आपको मीटर क्यूब पर ओवर में कन्वर्ट कर तो करना ही पड़ेगा, तो मीटर क्यूब पर ओवर हो गया, दोनों तरफ की यूनिट सेम हो जाएगी। ये जो टर्म लिखी हुई है पीक ओवरली डिमांड, इसके अंदर जेनुअनली जाहिर सी बात है, एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, जब ओवरली डिमांड की बात हो रही है तो उसकी यूनिट ओवर के अंदर ही होगी। तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 27,000, 2700। ये 24,000 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, 24,000 लिखा हुआ है, तो ये सॉरी 2700 हो जाएगा, 2.7 था ना यहाँ पे, 2.7, तो 2700 मीटर क्यूब पर आवर, सिंपल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कोई, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। उस दिन भी सॉल्व कराया था और आज क्लियर है भी हम सर। देख रहे हैं है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ए सिटी इज जनरली असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, कि आप सिटी को कितना पानी दोगे, ये किस किस चीज पर डिपेंड डिपेंड करता है। ठीक है। तो जैसे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, मैक्सिमम ओवरली डिमांड क्यू एम एच। ठीक है। ये लिखा हुआ है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड।
क्यू एम डी प्लस क्यू एफ डी लिखा हुआ है। ये एवरेज वाला पोर्शन लिखा हुआ है। आपको बताया हुआ है सिटी में हम जो पानी सप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, वो पानी हम सप्लाई करते हैं को इंसिडेंट ड्राफ्ट के हिसाब से। डिजाइनिंग जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वो उसी के हिसाब से होती है। रिजर्वायर के बाद जो डिस्चार्ज निकलता है वो को इंसिडेंट ड्राफ्ट के बराबर निकलता है। और को इंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है मेरे भाई? इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम ऑफ क्यू एम एच, मैक्सिमम ओवरली डिमांड, या फिर डिमांड प्लस फायर डिमांड। डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। तो जैसे कि हमें दिख रहा है एक ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर मेंशन है, ग्रेटर ऑफ ए एंड बी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ग्रेटर ऑफ ए एंड बी, मैक्सिमम ओवरली डिमांड और क्यू एम डी प्लस क्यू एफ डी में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही कोइंसिडेंट ड्राफ्ट है, उसी के लिए डिजाइन करते हैं। तो ग्रेटर ऑफ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स में बी डिजाइन इंक्लूडिंग 100% रिजर्वायर्स ऑफ वाटर डिमांड इक्वल टू, है ना। तो आपका बताया हुआ है, जो ट्रीटमेंट यूनिट्स होती है जनरली हम उनको मैक्सिमम डेली डिमांड के बराबर डिजाइन करते हैं। ट्रीटमेंट यूनिट्स को, है ना, ट्रीटमेंट प्लांट को हम डिजाइन करते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड के हिसाब से, ठीक है। और मैक्सिमम डेली डिमांड के बारे में आप जानते हो, दिस इज 1.8 टाइम्स ऑफ क्यू एवरेज है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। बोल रहा है कि एवरेज डेली डिमांड के बराबर नहीं, मैक्सिमम डेली डिमांड के बराबर नहीं, बोल रहा है ट्वाइस ऑफ ए। हाँ, अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता है कोई, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको ट्वाइस मान सकते हैं। 1.8 लिखा है वैसे तो, पर इसको 2 के आसपास मान सकते हैं। तो हमें अगर आंसर देना ही है तो हम आंसर बी को आंसर दे देंगे, ट्वाइस ऑफ एवरेज बोल देंगे, हालांकि वो एक्चुअल में 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट इन रिलेशन टू वाटर डिमांड इज बेस्ड ऑन द, अभी जस्ट बात की थी, मैक्सिमम ओवरली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड, फायर डिमांड में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उस पर बेस्ड होता है। ग्रेटर ऑफ ए एंड सी इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द वाटर सप्लाईज इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी डिजाइन करते हैं हम किसके लिए? इसके लिए हम देखो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन करके लिख दिया है आपको, पीक आवरली डिमांड को अलग से लिख दिया है, को इंसिडेंट ड्राफ्ट को अलग से लिख दिया है, फिर लिखा है ग्रेटर ऑफ ए एंड बी एंड सी, ठीक है। अब वैसे भी को इंसिडेंट ड्राफ्ट को ही, को इंसिडेंट ड्राफ्ट जो होता है उसी के अंदर हम क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट ड्राफ्ट ही क्यू एम एच और क्यू एफ डी, सॉरी क्यू एम डी और क्यू एफ डी का मैक्सिमम वैल्यू ही होता है को इंसिडेंट ड्राफ्ट, ठीक है, क्यू सी डी। तो हम वाटर सप्लाईज के लिए तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट को ही करते हैं। अब इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बराबर ही तो होगी। अगर पीक ओवरली डिमांड मैक्सिमम वैल्यू तो वो तब भी आंसर भी ठीक है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट मैक्सिमम वैल्यू तब भी आंसर ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा ऑप्शन उन्होंने गलत बना दिए हैं। इसका आंसर सही बताया जाए तो सी होना चाहिए एग्जैक्ट आंसर इसका। इन्होंने क्या दे रखा है मुझे पता नहीं है अभी, ये कहते हैं इसका आंसर कह दिया में सी होना चाहिए। सी शुड बी द आंसर, है ना, सी शुड बी द आंसर, ठीक है। एक बार मैं और देख लूंगा बुक के अंदर कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, बट सी होना चाहिए मेरे ख्याल से इसका आंसर, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों चीजें आ जाती हैं ऑलरेडी, है ना। तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। चलिए, एज कंपेयर टू द ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड गिव्स, बताओ भाई, अरिथमेटिक इंक्रीज की वैल्यू ज्यादा आती है या फिर ज्योमेट्रिक इंक्रीज की वैल्यू ज्यादा आती है? अरिथमेटिक अरिथमेटिक मेथड गिव लेसर वैल्यू। अरिथमेटिक मेथड गिव्स एग्जैक्टली व्हाट, लेसर वैल्यू। ज्योमेट्रिक इंक्रीज के अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पावर एन आती है तो काफी ज्यादा हाई रेट से वैल्यूज बढ़ती है वहां पर, है ना। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से हायर वैल्यू मिलती है, अरिथमेटिक इंक्रीज से लेसर वैल्यू मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बिल्कुल, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 3 कॉन्जिक्यूटिव डिकेड्स आर, दे रखी है पहले साल दे रखी, पहले डिकेड में 1 लाख, दूसरे में दे रखी है 1.4 लाख, 1,40,000, फिर तीसरे में दे रखी है 1.68 लाख, 1,68,000। बोल रहा है पॉपुलेशन ऑफ दिस टाउन इन द फोर्थ कंसेक्यूटिव डिकेड क्या होगा अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। अब देखो इसके अंदर तो हम लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, हम सॉल्व इसको कर सकते हैं हाथ से ही। ऐसे क्वेश्चन आपके एई वगैरह के एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको हाथ से कैलकुलेशन करनी पड़े। सपोज हमें इसके अंदर अगर लगाना है क्या, हमको इसके अंदर लगाना है ज्योमेट्रिक इंक्रीज, तो उसका फॉर्मूला क्या था भाई, पॉपुलेशन इन एन ईयर बराबर क्या होगा, पी नॉट 1 प्लस वन आर प्लस 100 की पावर आर बाय एन, हंड्रेड रेज पावर एन। सिंपली। तो हमें यहाँ पर आर पता करना होगा पहले, और आर कैसे पता करना पड़ेगा भाई, हमको देखना पड़ेगा इन दोनों के आर से, ठीक है। सपोज पहले टिकट के अंदर पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, 40,000 बढ़ रही है पॉपुलेशन, है ना, दिस इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। सेकंड टिकट में पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, 40 से 68 हो गई है, तो 28,000 पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन आर हम निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज से, है ना, आर इज द परसेंटेज इंक्रीज। तो आर कितना हो जाएगा, 40,000 की पॉपुलेशन बढ़ी है, कितने के ऊपर बढ़ी है, 1 लाख के ऊपर बढ़ी है, इंटू 100, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 40%, है ना, 40% हो जाएगी आर की वैल्यू। ऐसे यहाँ पर देखते हैं 28,000 पॉपुलेशन बढ़ी है,
लेकिन कितने के ऊपर बढ़ी है? 28 हजार पॉपुलेशन 1,40,000 के ऊपर बढ़ी है। 1,40,000 के ऊपर बढ़ी है। ठीक है, इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, 20% पॉपुलेशन बढ़ी है ना? 20% पॉपुलेशन बढ़ी है। ठीक है, तो पहले डिकेड में 40% पॉपुलेशन बढ़ी थी, सेकंड डिकेड में 20% पॉपुलेशन बढ़ी थी। परसेंटेज इंक्रीज मैंने निकाल लिया है। लेकिन यहाँ पर आर मुझे निकालना होता है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड की मदद से। तो दो वैल्यू है, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 40 × 20 का। ठीक है, तो ये 800 हो जाएगा। 800 का मतलब हो जाएगा 20 √2। 20 का स्क्वायर 400 अंदर चला गया, और इंटू 800। हालांकि बहुत टफ कैलकुलेशन बढ़ रही है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो उसको पहले अटेम्प्ट मत करना बिल्कुल भी, छोड़ देना। आपको पता है ज्योमेट्रिक इंक्रीज में कैलकुलेशन है, क्वेश्चन छोड़ दिया। इसीलिए कोई ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। आपको आइडिया तो लोगे भाई टाइम कितना लग रहा है, कि आपके पास एक क्वेश्चन को 3-4 मिनट देने का टाइम बचा है या नहीं बचा है। कभी कभी बच भी जाता है। जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे तो न्यूमेरिकल के लिए टाइम बच जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर पाते हैं, मैंने सॉल्व किए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, बड़ा फायदा होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग इन क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। पर आपकी अगर बाकी क्वेश्चंस में स्पीड अच्छी होगी तो आप ऐसे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। पर फिर भी बोल रहा हूँ, हमेशा सबसे एंड में करना है इसको सॉल्व। पहले तो कभी उठाना ही नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम नहीं देना स्टार्टिंग के अंदर, ताकि बाद में सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर दो। ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यूज भाई। पी नॉट इज द पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डिकेट 1,68,000 इंटू 1 + 20 √2/100 की पावर एन। एन की वैल्यू क्या डालनी है? 1 ही डाल दो एन की वैल्यू, क्योंकि एक ही डिकेट के बाद पूछ रहा है हमसे सिंपली। ठीक, तो 1,68,000 तो इसमें अलग कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक वैल्यू मेरे पास ये भी है, 1,68,000 इंटू √2/5। अब ऐसे केस के अंदर चूंकि ऑप्शंस आप देखें तो बहुत ही पास पास दे रखे हैं, 2.2 लाख और 2.184 लाख, इतने पास पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आपको देखो, मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में आइडिया लग पाए कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सोचना है, थिंकिंग क्या रखनी है हमको, है ना? तो इस क्वेश्चन में देखो ऑप्शन बहुत पास पास दे रखे हैं, लंबा क्वेश्चन था, आपको छोड़ देना है। अटेम्प्ट मत करना। आ भी जाए छोड़ने के लिए देते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना? इसको हमको अटेम्प्ट नहीं करना है। डू नॉट अटेम्प्ट, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना एग्जाम के अंदर कभी। आ जाए तो देख रहे हो कितना टाइम लग जा रहा है इसके अंदर। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे और बहुत एक्यूरेटली सेल्फ सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कहीं ऐसा होता, सपोज एक वैल्यू लिखी होती 2 लाख, एक लिखी होती 5 लाख, एक लिखी होती 4 लाख, एक 8 लाख, तब तो हम सॉल्व भी करते, ताकि हम आइडिया लगा लेते कि हाँ आसपास वैल्यू इतनी ही आएगी। अब एग्जैक्ट सॉल्व क्यों करना, बहुत टाइम लग जाएगा यार। छोड़ दो इसको, है ना? कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, कंसेप्ट बता ही दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? द सुटेबल मेथड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर अ यंग एंड रैपिडली डेवलपिंग सिटी। तो सबसे ज्यादा स्पीड से जो बढ़ता है वो कौन सा बढ़ता है? ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, है ना? और यंग सिटीज के अंदर पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ती है, तो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से हमें हाईएस्ट वैल्यू मिलती है, तो वो आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुटेबल मेथड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर एन ओल्ड डेवलप्ड लार्ज सिटी, मतलब बहुत कोई पुरानी सिटी है, उसके लिए हमें कौन सा फोरकास्टिंग लगाना चाहिए? कोई पुराना शहर है सिमेट्रिक। तो बिल्कुल, कोई पुराना शहर है तो बहुत धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी, बहुत ना के बराबर। सबसे कम वैल्यू आती थी अरिथमेटिक मीन से, वही मार दिया सिंपली। क्वेश्चन नंबर 15, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैन बी कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाय ए कर्व। तो आपको बताया हुआ है लॉजिस्टिक कर्व के बारे में, बताया हुआ था लॉजिस्टिक कर्व की मदद से हम पॉपुलेशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको कर्व बना के दिखाया था, कुछ इस तरीके का कर्व बनता है, सॉरी कुछ इस तरीके का कर्व, इस तरीके का कर्व बनता है। सॉरी यार, क्या कर रहा हूँ भाई, कुछ इस तरीके का कर्व बनता है ना, ये वाला करेक्ट, ये दोनों गलत है, ये वाला ठीक है ना? लास्ट में जाके कुछ पॉपुलेशन क्या होगी, सैचुरेशन पे चली जाती है, कांस्टेंट पॉपुलेशन हो जाती है वहां पे जाके। स्टार्टिंग में बहुत रैपिडली ग्रो करने वाले सिटीज के लिए देखते हैं, बीच में जाके कांस्टेंट हो जाता है, फिर स्लोप ऑफ कर्व घटने लग जाता है उसके अंदर, बताया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखना। एवरेज डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा पर डे पूछ रहे हैं फॉर इंडियन सिटी। डोमेस्टिक के बारे में बात कर रहा है तो बताया हुआ है 135 लेते हैं, तो 35। 135 था। ठीक है, टोटल पूछेगा, टोटल होता 270। ठीक है, टोटल इज 270। 270। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है ना, टोटल वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा पर डे, तो क्या हो जाएगा? फॉर एवरेज इंडियन टाउन सिटी 270। ठीक है, सेम चीज अगर हमसे पूछ लेता है ये फॉर अ फुल फ्लशिंग सिस्टम या फिर फॉर हाई इनकम ग्रुप कॉलोनी, तो डोमेस्टिक वाला उस केस में हो जाता है, डोमेस्टिक वाला हो जाएगा आपका 200, है ना? और टोटल हो जाएगा आपका कितना? टोटल की वैल्यू कितनी आई थी भाई उसमें, उस केस के अंदर? याद है किसी को? टोटल 200 तो हो जाएगा फुल फ्लशिंग के लिए। 35। वो 35। 335 है ना, 335 LPCD। यस सर। है ना 335। ये याद?
ये पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, है ना, फुल फ्लशिंग के बारे में ये पूछ सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 2 लाख, द एवरेज वाटर कंजम्पशन इज 200 एलपीसीडी, द कैपेसिटी ऑफ पाइप मेंस। ठीक है, तो पाइप मेंस क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। सोर्स जो होता है बेसिकली सोर्स, सोर्स से हम जो पानी लेके आते हैं प्लांट के अंदर, तो ये पाइप मेंस के थ्रू लेके आते हैं, सबसे बड़ा पाइप जो रहता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मैंने डायग्राम जो बनवाया था उसके अंदर, डायग्राम जो आपको बनवाया हुआ था, तो उस डायग्राम के अंदर बताया हुआ है कि भाई जो पाइप मेंस वगैरह होती है इनकी डिजाइन लाइफ होती है 30 ईयर्स की डिजाइन लाइफ होती है इनकी। और इनको हम डिजाइन किसके लिए करते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं हम इनको। ठीक है, ये चीज बताई हुई है। तो मैक्सिमम डेली डिमांड की वैल्यू निकाल दो, ओके। देखो कंसेप्ट कितना काम में आ रहा है। इट इज 1.8 टाइम्स ऑफ क्यू एवरेज। क्यू एवरेज कैसे निकालेंगे हम, क्यू एवरेज जो भी हमको पॉपुलेशन दे रखी है, पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा डिमांड, सिंपली। पॉपुलेशन हमारे पास 2 लाख, पर कैपिटा डिमांड दे रखी है इन्होंने 200 लीटर पर डे में आ जाएगी वैल्यू। कैपिटा की तो मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 5 ये था, दो ये हो गया 7, 10 की पावर 7 लीटर पर डे। इसमें 1.8 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72। तो 7.2, 7.2 से मैंने 72 कर दिया, एक 10 मैंने यहाँ से उधार ले लिया, 10 की मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 की तो बोलता हूँ मिलियन, MLD, 72 MLD आंसर हो जाएगा, 72 MLD, सिंपली। ठीक है, सिंपल है, आपको पता होना चाहिए था बस पाइप मेंस क्या होता है, पाइप मेंस के लिए फिर डिजाइन डिस्चार्ज क्या होता है ये पता होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 19 है, पॉपुलेशन ऑफ ए सेंट्रल कंजेस्टेड हाई वैल्यूड सिटीज इज 2 लाख, फायर डिमांड इज कंप्यूटेड टू बी 45,000 लीटर पर मिनट। बताना है कि कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, भाई सबसे सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले जैसे मैं गैस करता हूँ, चलो कुचलिंग लगा लेता हूँ, सिंपल होता है कुचलिंग। तो वो होता है 3182 अंडर अंडर रूट रूट ऑफ। पी, है ना। 3182 अंडर रूट के पी के अंदर वैल्यू क्या डालूंगा, यहाँ पर मैं डालूंगा 200 के। पॉपुलेशन 1000 डालनी पड़ती है, तो क्या डालना पड़ेगा, 200 डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देख लीजिए वैल्यू सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 45,000 आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, है ना। तो इसमें से जैसे कि ये 200 है, 10 को तो बाहर निकाल ही सकते हैं। 31820 इंटू रूट टू इज 1.414, है ना। अब देखना जरा 31, इसका अगर आप 0.5 से थोड़ा कम वैल्यू की और एडिशन कर दोगे, इसको मैं कैसे तोड़ रहा हूँ, इसको मैं तोड़ रहा हूँ 1 + 0.414, बता रहा हूँ कि मैं कैसे सॉल्व करता था एग्जाम को क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करने के लिए। अब पूरा पूरा सॉल्व थोड़ी करूंगा मैं यहाँ बैठ के। तो एक बार तो 31,820, और एक बार इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद तो 4 के आसपास, 3 चौक 1200 के आसपास, है ना। तो ये वैल्यू, इससे तो आंसर नहीं आ रहा है ना, कुछ लिंक से तो आंसर नहीं आना चाहिए। मैं ऐसे ही करता एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है 1136, P/5 + 10, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 2 लाख, पर वैल्यू किसमें डालनी टू है, 1000 के अंदर, बाई थाउजेंड टू फाइव हंड्रेड प्लस टेन ये कितना हो जाएगा, 40, 40 × 10 = 50, तो 1136 × 50, तो 11 पंजे 55 हो गया, इससे भी नहीं आ रहा भाई, फ्री मैन से भी नहीं आ रहा। P/5 + 10। बस्टन क्या था, बस्टन 5663, के अंदर 200, इससे वैल्यू आ सकती है शायद, बराबर है ना, इससे वैल्यू बराबर आ सकती है, क्योंकि इस पिछली बार 3182 था, इस बार 5663 है। बता देना जिससे भी आंसर आ रहा हो यार ना, देख लेना। ठीक है, अगेन कैलकुलेशन आ रही है तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर बाद में करना है। ठीक है, जिससे भी वैल्यू आ जा रही है सॉल्व कर लेना यार, क्यों टाइम खराब कर रहा हूँ मैं इसमें, है ना, टाइम खराब नहीं करना फालतू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इफ द एवरेज वाटर कंजम्पशन ऑफ ए सिटी इज 300 एलपीसीडी, मैक्सिमम ओवरली ड्राफ्ट पूछ रहा है हमसे, ऑफ द मैक्सिमम डे। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमको, मैक्सिमम डे के बारे में बात कर रहा है, वन पॉइंट मैक्सिमम थ्री 1.5 वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है भाई, याद रखना। वन पॉइंट क्यू फाइव एम, बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है। ठीक है, 1.5। अब क्यू एम डी से कैसे निकालू, क्यू एम डी कैसे निकालूं, क्यू एम डी निकालता हूँ 1.8 टाइम्स, डायरेक्टली भी कर सकते हो, बताया आप इसको 2.7 करके ना क्यू एवरेज की मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, है ना, क्योंकि इसमें हमें क्यू एवरेज ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 टाइम्स ऑफ क्यू एवरेज हो जाएगा ये, तो ये ओवरऑल 2.7 टाइम्स ऑफ क्यू एवरेज हो जाएगा। बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है, सॉल्व कर लो।
2.7। क्यू एवरेज क्या है दे रखा है क्वेश्चन, पॉपुलेशन गिवन है, पॉपुलेशन इज 4 लाख और 300। 4 लाख एंड 300। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व थोड़ी करना है, आपको क्या करना है बस मेन मेन टर्म देखनी है। 27 देखना है, 4 देखना है, 3 देखना है। 27 3 81 होते हैं, 81 × 4 देख लो। 324 जहां आ रहा हो वो आंसर मार दो। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, सही लिखा हुआ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना। 324 को आंसर मार दिया। ऐसे सॉल्व करना, 2.7 करके कर सकते हो डायरेक्टली, है ना। क्वेश्चन नंबर 21। द पाइप मेन कैरी वाटर फ्रॉम द सोर्स टू द रिजर्वॉयर। किसके लिए करते हैं बताओ भाई। सोर्स से रिजर्वॉयर तक लेके जाने के लिए मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट के बराबर बताया था, नहीं बताया था भैया, सारे के सारे पाइप्स को मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं। मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट बोल दिया यहाँ पे, और क्या दिक्कत है। वाटर लॉसेस इन वाटर सप्लाईज आर एज्यूम्ड एज 15% क्या बताया हुआ है, 15% का थेफ्ट एंड लॉस हो जाता है, 15 से 20%, 15% मान लो। ठीक है, सिंपल है। चैप्टर नंबर 1 ये रहा। अब चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन है जो हमने देखा हुआ है, देखना जरा। विच सोर्स ऑफ वाटर अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस सोर्स। तो आप जानते हैं इसके अंदर रिवर भी सरफेस सोर्स है, सोर्स है, कुएं भी सरफेस सोर्स है। जो कुएं से पानी निकालते हैं दैट इज ग्राउंड वाटर सोर्स, सब सरफेस सोर्स भी बोलते हैं। हाँ, ये आपको फ्लोइंग वेल के बारे में बताना भूल गया भैया ना, फ्लोइंग वेल, बिल्कुल यार, अच्छा क्वेश्चन आ गया सामने, है ना। फ्लोइंग वेल के बारे में मैं बताना आपको भूल गया। ठीक है। 2 3 टाइप के वेल होते हैं हमारे पास, फ्लोइंग वेल, नॉन फ्लोइंग वेल। इसको साइड में रखते हैं, इसको अलग से भी नोट्स में बताऊंगा इसको, है ना। आप इसको ऐड कर लेना चैप्टर नंबर 2 के अंदर। फ्लोइंग वेल एंड नॉन फ्लोइंग वेल के बारे में बताऊंगा। एक थोड़ा छोटा सा एक नोट पॉइंट लिख लेंगे हम उसके अंदर, और आधा पेज लगेगा, अभी बता देंगे उसको, है ना। इसको थोड़ा होल्ड रखते हैं अभी, है ना, लास्ट में कर लेंगे इसको अभी। नेक्स्ट इज रेट ऑफ फ्लो फ्रॉम अ वेल पर यूनिट ड्रॉडाउन इज नोन एज, है ना। तो पर यूनिट ड्रॉडाउन पे रेट ऑफ फ्लो जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना भाई डेफिनेशन के अंदर। स्पेसिफिक कैपेसिटी के डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है रेट, रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट ड्रॉडाउन। स्पेसिफिक यील्ड के अंदर लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, या फिर हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट ड्रॉडाउन पर यूनिट एरिया, है ना। पर यूनिट एरिया भी है उसके अंदर। कैपेसिटी के अंदर एरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया था, चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत गलती होने के चांस रहते हैं इनकी डेफिनेशन के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक कैपेसिटी। रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट ड्रॉडाउन इज नोन एज स्पेसिफिक कैपेसिटी। अगर और स्पेसिफिकली लिखता है ये, तो पर यूनिट फर्स्ट ड्रॉडाउन को भी बोलते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी। वो ज्यादा स्पेसिफिक डेफिनेशन है इसकी। ये जो पहले मीटर का ड्रॉडाउन है उस पर हम निकालते हैं कितना पानी बाहर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्यूफर सैंडविच्ड बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ एक्यूक्लूड्स। एक्यूक्लूड के बारे में बताया हुआ है भैया, इसके पास केवल पोरोसिटी होती है, कोई परमिएबिलिटी नहीं होती है। कोई परमिएबिलिटी नहीं है तो बेसिकली कोई ऐसे मीडियम है जहां से पानी क्रॉस नहीं करेगा। तो ये कन्फाइनमेंट हो रखा है दोनों तरफ से, पानी इधर से ऊपर से नीचे क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ से यहाँ क्रॉस नहीं करेगा। और यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे कोई अगर एक्यूफर है, इस टाइप के एक्यूफर को मैं क्या बोलता हूँ, कन्फाइंड एक्यूफर बोलता हूँ या नहीं बोलता हूँ। एक्यूक्लूड का मतलब क्या होता है, क्ले होता है, क्ले। जैसे कन्फाइंड एक्यूफर, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिसियन एक्यूफर भी बोलते हैं, बताया हुआ है। आर्टिसियन एक्यूफर, आर्टिसियन वेल बोल देते हैं, यहाँ पे वेल के बारे में बात चल रही है। फिर क्वेश्चन 56 है, पर्च्ड एक्यूफर इज एसेंशियली फाउंड विद इन। याद रखना पर्च्ड एक्यूफर हमेशा अनकन्फाइंड एक्यूफर में पाया जाता है। बताया हुआ है मैंने आपको कि पर्च्ड एक्यूफर क्या होता है ना। पर्च्ड एक्यूफर बोले तो सपोज ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड यहाँ वाटर पे कोई ऊपर। कन्फाइंड मीडियम स्टार्ट हो रहा है नीचे की तरफ, और यहाँ पे कोई वाटर इस तरीके। वाटर टेबल के ऊपर। बिल्कुल, ग्राउंड वाटर टेबल मान लो सपोज यहाँ पे है, हमेशा वाटर टेबल से वो क्या होगा, ऊपर होगा, और वो अनकन्फाइंड मीडियम के भी अंदर ही होगा। अनकन्फाइंड मीडियम के अंदर ही होगा, ये भी याद रखना, अनकन्फाइंड के अंदर ही। और इसकी वाटर टेबल को बोलते हैं पर्च्ड वाटर टेबल। पर्च्ड वाटर टेबल। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बनता है कि पर्च्ड वाटर टेबल इज ऑलवेज अबव टू द ग्राउंड वाटर टेबल। ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। आंसर हो जाएगा अनकन्फाइंड एक्यूफर। 57 are rainy well largely used for tapping groundwater for public supplies receives groundwater from। जनरली हम जितने भी वेल हम बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, सब कुछ जो होता है वो रेडियल फ्लो कराना चाहते हैं।
मैंने आपको बताया होगा कि स्फेरिकल जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा कम होता है किससे, रेडियल डिस्चार्ज से। तो हमेशा हम चाहते हैं रेडियली हॉरिजॉन्टली हम पानी को क्या करें, कलेक्ट करें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में बताया हुआ है आपको, ये होता है के इंटू बी। हम्म। ट्रांसमिसिबिलिटी इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू के इंटू बी, याद रखना इसको। कन्फाइंड एक्वीफर के केस के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं, के इंटू बी। द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ ट्यूबवेल इन इंडिया आर, आप ध्यान रखना, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हम जो वेल इस्तेमाल करते हैं वो पहले तो ट्यूबवेल ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबवेल। और ट्यूबवेल के अंदर भी स्ट्रेनर टाइप वेल सबसे ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है, स्ट्रेनर टाइप वेल, स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल। ट्यूबवेल अगर कोई बोलता है तो वो स्ट्रेनर ट्यूबवेल की ही बात कर रहा होता है ऑटोमेटिकली। दो टाइप के ट्यूबवेल होते हैं, एक होता है कैविटी टाइप ट्यूबवेल, एक होता है स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल। डग वेल को हम ओपन वेल भी बोलते हैं, ओपन वेल डग वेल का मतलब एक ही होता है। ओपन वेल से हम बहुत कम डिस्चार्ज निकाल पाते हैं, 5 लीटर पर सेकंड के आसपास, जबकि ट्यूब वेल से हम 200 लीटर पर सेकंड तक निकाल सकते हैं। ठीक है, 220 लीटर पर सेकंड तक निकाल सकते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम स्ट्रेनर टाइप वेल, याद रखना स्ट्रेनर टाइप वेल। ठीक है, स्ट्रेनर टाइप वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्सिनियन ट्यूबवेल इज स्पेशल वैरायटी ऑफ। इस क्वेश्चन को मैंने भी कुछ देर पहले ही देखा, मैं देख रहा था कौन कौन से क्वेश्चन थे, कोई अनबन क्वेश्चन तो नहीं है, तो एक ऐसा क्वेश्चन दिखा। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हो, कभी किसी एग्जाम में अगर आ गया तो, वैसे तो चांस कम ही है पर पूछ सकता है ना, हमने जब क्वेश्चन देखा तो याद तो रख ही सकते हैं। तो एक टाइप का ये स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल ही होता है ना, एप्सिनियन टाइप, एप्सिनियन ट्यूबवेल। ठीक है, चलिए। स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स आर अनसुटेबल फॉर, जो स्टेनर टाइप ट्यूबवेल होते हैं, देखो होता क्या है, उसके अंदर जाली होती है, बताया हुआ है आपको, जालियां लगा देते हैं ट्यूबवेल के आसपास, जाली लगा देते हैं। ग्रेल से पैक कर सकते हो आप इसको, या फिर आप इसे स्क्रीन से पैक कर सकते हो, मर्जी है आपकी। सब आपने स्क्रीन से लगा दी, जाली लगा दी। अब बहुत अगर फाइन सैंड होगी, बहुत फाइन सैंड होगी, तो पानी के साथ फ्लो होके वॉइड के अंदर जा सकती है। इसको रोकने के लिए हमको बहुत ज्यादा छोटे छोटे वॉइड्स की रिक्वायरमेंट होगी। इससे दिक्कत ये हो जाएगी, चोकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, चोकिंग की दिक्कत हो जाएगी अगर आप बहुत छोटे आपने वॉइड कर दिए अगर, क्योंकि पानी तो मिट्टी से फ्लो होके आ रहा है, साथ में मिट्टी ना आ जाएगी पानी के साथ। ठीक है, तो जनरली स्टेनर टाइप ट्यूबवेल्स अनसुटेबल बन जाते हैं जब बहुत ही फाइन सैंडी स्ट्रेटा होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो, एग्जाम्स के अंदर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन ये। आप किसी भी क्वेश्चन को सर्च करोगे अगर, गूगल पर सर्च करना आप, तो वो किसी न किसी एग्जाम का क्वेश्चन है जो इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। ये हैक तो मुझे बहुत टाइम के बाद मालूम पड़ा है कि क्वेश्चन लगा लो भाई, भला हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 62 देखना, एरिया ऑफ फ्लो इन अ स्ट्रेनर ट्यूबवेल कैन बी इंक्रीज्ड बाई। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लो बढ़ाना है, पानी को आपको ज्यादा फ्लो कराना है, तो आप ज्यादा लंबी जाली लगा दो। मेरे अगर पास आप तीन डिक्रीज करोगे, अगर आप डिक्रीज करोगे साइज ऑफ ओपनिंग को, तो छोटा ओपनिंग हो जाएगा, तो और चोकिंग हो जाएगी। एरिया फ्लो कम कर दिया आपने। ठीक, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेनर पाइप, ठीक है, याद रखना इसका आंसर है इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टेनर पाइप। दो टाइप के पाइप होते हैं, एक होता है पाइप, एक आपको होता है फीड पाइप, जिसमें पानी आता है बेसिकली। स्टेनर पाइप के अंदर मिट्टी से छनता है पानी। चलो, जानना जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बस कॉमन सेंस याद रखना है कि भाई स्टेनर का फ्लो बढ़ाने के लिए उसकी लेंथ बढ़ा दो, है ना। ज्यादा वॉइड्स होंगे फिर ज्यादा पानी आएगा। सर, वहां से शोर आ रहा है कुछ सर। भाई, माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिए प्लीज अपना माइक, अगर कुछ शोर है पीछे की साइड से तो। रीड एआई मीटिंग नोट्स, शायद तुम्हारा ही माइक ऑन होगा। नहीं, तुम्हारा तो ऑफ है, सॉरी, आपका तो ऑफ है। हाँ, सभी का ऑफ हो गया, चलो ठीक है। चलिए, 63 क्वेश्चन देख लो। द डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल इन अ ट्यूब वेल ड्यू टू पंपिंग इज मैक्सिमम एट, सबसे ज्यादा डिप्रेशन कहाँ पे होता है, ट्यूबवेल के आसपास ही होगा। इस तरीके से आपने कर्व बनाया हुआ, ये वाटर टेबल थी, तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है, ये जो जो बेसिकली ड्रॉ डाउन हुआ है उसी को बोलते हैं डिप्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोज टू द वेल, वेल के आसपास सबसे ज्यादा डिप्रेशन हेड आपको देखने को मिलेगा, क्लोज टू द वेल। 63 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ग्राउंड वाटर इज यूजुअली फ्री फ्रॉम,
ग्राउंड वाटर जनरली किससे फ्री होता है? ऑप्शन क्या है। आंसर होगा इसका, बताओ भाई, क्या लगता है? कोई बताना चाहेगा? ठीक। हाँ जी भाई जी, कोई बताएगा क्या आंसर है इसका? बिल्कुल, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, क्योंकि पानी जमीन में पहुंच कहाँ से रहा है? इन्फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से होकर गुजर रहा है पानी, ग्राउंड के अंदर जा रहा है। इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली पानी क्या है, फिल्टर होते हुए जा रहा है। ठीक है। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी तो नहीं होंगी, डिजोल्व इम्प्योरिटी हो सकती है, जैसे कि फ्लोराइड कंटेंट वगैरह भी पाया जाता है ग्राउंड वाटर के अंदर। ठीक है, इसीलिए तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी से फ्री होता है जनरली ग्राउंड वाटर, चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंपेयर टू शग डग शैलो डग वेल्स। डग वेल्स को ओपन वेल्स ही बोलते हैं, एक ही बात है, याद रखना है ना, एक ही बात है। जो शैलो ओपन वेल होंगे वो डीप ओपन वेल के कंपैरिजन में क्या होगा? याद रखना, मैंने आपको अच्छे से बताया था, जानबूझकर अलग से डायग्राम बना के बताया था। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर होगा मोर डिस्चार्ज। मैंने जानबूझ के अलग से डायग्राम बना के बताया था कि शैलो और डीप का मतलब ये मत समझ लेना कि डीप की ज्यादा गहराई होगी, शैलो की कम गहराई होगी, ऐसे मत समझ लेना। डीप का मतलब है कि पानी कंफाइंड मीडियम से निकाल के लेके आ रहे हैं वो, और कंफाइंड मीडियम से जब पानी निकाल के ला रहे हैं, मतलब नीचे की जरूर हो सकता है कंफाइंड मीडियम उसको ऊपर ही मिल जाए, बट डिफाइन ऐसे ही किया गया है। कंफाइंड मीडियम से अगर पानी निकाल के ला रहे हैं तो यानी कि मोर डिस्चार्ज मिलेगा आपको, कंफाइंड मीडियम का डिस्चार्ज ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर और लगता है कंफाइनमेंट की वजह से। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, मोर डिस्चार्ज। मोर डेप्थ बहुत लोग मार देंगे इसका आंसर, फिर बहुत से लोग सोचेंगे मोर डेप्थ होगी तो मोर डिस्चार्ज भी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मार देंगे। सी भी ठीक नहीं है, केवल बी ठीक है इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, किसी भी एग्जाम में आएगा तो तोते लग जाएंगे बहुत से लोगों के। चलो, क्वेश्चन नंबर 66। स्पेसिफिक यील्ड पोरोसिटी और रिटेंशन का रिलेशनशिप पूछ रहा है, आप जानते ही हैं, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन बराबर होता है पोरोसिटी इंटू डिग्री ऑफ सैचुरेशन। जनरली इसकी वैल्यू 1 ही होती है, क्योंकि हम पानी को सैचुरेशन मीडियम से निकाल रहे होते हैं। तो आंसर आप पता कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली बी इज करेक्ट, बिल्कुल। 67 क्वेश्चन क्या बोलता है, द नॉर्मल मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ ए ट्यूब वेल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, है ना। तो जैसे कि बताया हुआ है कि जो डिस्चार्ज है ट्यूब वेल का वो 220 लीटर पर सेकंड तक हो सकता है ना। तो ऐसे केस के अंदर हम 50 लीटर पर सेकंड का आंसर मार देते हैं, 220 से ज्यादा निकालना मुश्किल है। अप्रोप्रिएट आंसर यही लग रहा है, फिर 50 की रेंज में होगा, 50 कभी 100 कभी 150, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 200 ऑप्शन होता तो हम 200 ऑप्शन में टिक मार देते। पर 50 लीटर पर सेकंड ये सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, याद रखना। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो उसका आंसर आपको 50 लीटर पर सेकंड ही देना है। ठीक है, बाकी तो मैक्सिमम लिमिट बता रखी है कि कितना हम ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। 68 बोलता है द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फ्रॉम एन इनफिल्ट्रेशन गैलरी डिपेंड्स अपॉन द। इन्फिल्ट्रेशन गैलरी में जो पानी आ रहा है वो किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? साइज पे तो डिपेंड करेगा ही, जाहिर सी बात है भाई, साइज पे भी डिपेंड करेगा, एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करेगा ड्रेन पाइप्स की। ईल्ड क्या है, मतलब जो एक्यूफर है जहां से पानी आ रहा है सीप होकर, उसका ईल्ड क्या है, उसकी उसकी औकात कितनी है, कितना पानी वो दे सकता है गैलरी को। तो सारी ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास बनता है 69। इफ द ग्राउंड वाटर इज सलाइन, कह रहा है कि अगर ग्राउंड पानी है, जमीन का जो पानी है वो नमकीन है, सलीन वाटर है। सलीन वाटर कोई पीना नहीं चाहता है, बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, हार्ट एंड किडनी की दिक्कत हो जाएगी, ब्लड प्रेशर की दिक्कत सबको रहेगी वहां पे। और बोल रहे हैं कि सब सॉइल डेप्थ इन द रिवर बेड इज शैलो, यानी कि जो रिवर बेड है, रिवर कोई फ्लो कर रही है, सपोज ये कोई रिवर फ्लो कर रही है, क्रॉस सेक्शन व्यू बनाया है हमने, ये रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है, ये क्रॉस सेक्शन व्यू रहा। ठीक, सब ये हो गया रिवर बेड, ये तो रिवर बेड हो गया, रिवर बेड के जो नीचे की मिट्टी है, सब सॉइल, दिस इज रिवर बेड। जो सब सॉइल है, ठीक है, वो काफी शैलो में ही मिल जा रहा है पानी, मिल ही जाएगा, जाहिर सी बात है, आराम से पानी ले सकते हो आप, है ना? तो बोल रहा है कि द देन द बेस्ट सोर्स टू डेवलप इज, हम कहाँ से पानी लें? रिवर का ही जी। पानी ले लो भाई। अगर जो ग्राउंड वाटर है, सपोज ये जो ग्राउंड वाटर है वो सलेन है,
ग्राउंड वाटर अगर सलाइन है तो उसको हम नहीं ले सकते, तो ग्राउंड वाटर का कंसेप्ट खत्म ही हो गया। और ग्राउंड वाटर को ही तो इस ट्यूबवेल को भी ग्राउंड वाटर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनफिल्ट्रेशन गैलरी को भी ग्राउंड वाटर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंग की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, स्प्रिंग इज द नेचुरल आउटफ्लो ऑफ वाटर, स्प्रिंग तो कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, वो तो अपने आप ही निकलता है। तो यहाँ पे हम रिवर से ही पानी को इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ठीक है ऑप्शन। लेकिन रिवर से सैलिन कैसे होगा सर? रिवर वाटर तो ठीक है, ग्राउंड वाटर उस एरिया का जो ग्राउंड वाटर है वो नमकीन है। वो ग्राउंड वाटर नमकीन हो सकता है कि जो जो सॉइल थी, सॉइल के अंदर ऐसे मिनरल्स मिले हों जो उस पानी को खारा बना दे रहे हो जब पानी पास करता हो उस फाइल से, तो ठीक है। तो यहां से क्लियर होगा कि भाई मेरे ग्राउंड वाटर अगर हमारा पीने लायक नहीं है, सलीन वाटर है, तो ग्राउंड वाटर की जो चीजें हैं उनको तो हम भूल जाते हैं। ट्यूबवेल ग्राउंड वाटर के अंदर ही आता है, भूल जाओ उसको। स्प्रिंग्स भी बेसिकली ग्राउंड वाटर का सोर्स ही है, उसको भी भूल जाओ। इनफिल्ट्रेशन गैलरी भी ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करने का तरीका है, उसको भी भूल जाओ। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज व्हाट, रिवर। रिवर से हम पानी को इस्तेमाल करें, किसी भी मदद से हम रिवर से पानी इनटेक स्ट्रक्चर लगा के रिवर से पानी लेके जाएं। ठीक है, रिवर इज द आंसर। ठीक है भाई। ठीक है सर। नदी में जो पानी बह रहा होगा वो पीछे से आ रहा होगा कहीं से ना, वो तो फ्लोइंग वाटर है। ठीक है, आगे जाता जा रहा है, फ्लोइंग वाटर है ना वो तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 बोला था पोर्शन ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन थ्रू विच लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। आपको पता होना चाहिए जो ग्राउंड वाटर जोन होता है, जो ग्रेविटी वाटर जोन होता है, जिसको हम जोन ऑफ सैचुरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जोन ऑफ सैचुरेशन में आके पानी वाटर टेबल से मिलता है और फिर लेटरल डायरेक्शंस के अंदर ऐसे ऐसे स्प्रेड कर जाता है वाटर मॉलिक्यूल। पानी से पानी का कांटेक्ट काफी अच्छा होता है ना, कोहेजन काफी अच्छा होता है, तो इधर उधर लेटरल डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाता है बहुत ज्यादा। तो जोन ऑफ सैचुरेशन में पहुंचने के बाद लेटरल डायरेक्शन के अंदर वो पानी मूव करने लग जाता है, पूरे एरिया में फैलने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर कोई गड्ढा खुदा होगा नीचे, वहां गड्ढे के अंदर पानी भर रहा है। पानी तो स्प्रेड हो रहा है हर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो जोन ऑफ सैचुरेशन में आने के बाद क्वेश्चन नंबर 71, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या देखते हैं गलत क्या लिखा हुआ है। द क्वालिटी ऑफ ट्यूबवेल वाटर इज जनरली बेटर देन दैट ऑफ सरफेस वाटर। देखते हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट्स क्या बोलते हैं। ये कह रहा है कि ट्यूबवेल से पानी ज्यादा मिलेगा सरफेस सोर्स के कंपैरिजन में, नदी से हमें जो पानी मिलता है उसके कंपैरिजन में। देखते हैं, इनकरेक्ट पूछ रहा है। द डिस्चार्ज ऑफ ए ट्यूबवेल इज जनरली मोर देन दैट ऑफ ओपन वेल। ये तो स्टेटमेंट ठीक है भाई, हमें गलत वाला ढूंढना है अभी, इस पे तो हम एकदम श्योर है कि ट्यूबवेल से जो डिस्चार्ज मिलेगा वो ओपन वेल से ज्यादा मिलता है, बताया हुआ है। पहला वाला। ऑप्शन नंबर सी बोलता है कि वाटर बियरिंग स्ट्रेटम इज कॉल्ड एन एक्वीफर। सही बात है, जिस मीडियम के पास वाटर है उसको हम एक्वीफर बोल सकते हैं, वहां से हम निकाल भी सकते हैं पानी को, एक्वीफर। ये भी ठीक है। ये आंसर बता रहे हैं लोग, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ट्यूबवेल शुड प्रीफरेबली ड्रॉ वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट परवियस स्ट्रेटम ऑफ द सॉइल। भैया ट्यूबवेल पानी कहाँ से निकालता है? ट्यूबवेल पानी ग्रेटर डेप्थ से निकालता है, 70-70 मीटर से पानी निकालता है ट्यूबवेल। टॉप मोस्ट परवियस मीडियम ऑफ द सॉइल से नहीं निकालते हैं, ग्रेटर डेप्थ से निकालते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये वाला ऑप्शन गलत है, इसके बारे में एकदम श्योर हूं भाई मैं। अब ऑप्शन ए के बारे में आप डाउट्स में रहो या श्योर ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन डी को लेके एकदम श्योर हो कि भाई ट्यूबवेल तो पानी नीचे से निकालता है, ये लिखाई हुई है नोट्स के अंदर भी आपके। ठीक है, टॉप मोस्ट से निकालेगा, जितनी ज्यादा गहरे भी जा पाएंगे हम जाएंगे साफ पानी निकालने के लिए। अब बात रही ऑप्शन नंबर ए की, है ना, बात रही अगर ऑप्शन नंबर ए की, द क्वालिटी ऑफ ट्यूबवेल वाटर इज जनरली बेटर देन दैट ऑफ सरफेस सोर्स, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जनरली ऐसा माना जाता है, ग्राउंड वाटर को हमेशा, ग्राउंड वाटर को हमेशा बेटर माना जाता है किससे? सरफेस वाटर से। ये चीज आप याद रखना। ठीक है। सरफेस वाटर पर हम बहुत ज्यादा आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। जो एकदम जहां से ओरिजिनेट कर रही रिवर उसकी बात अलग है, पर जब वो प्लेन्स में पहुंचती है जनरली, जहाँ पे आसपास पॉपुलेशन रहती है, आपके पास आप मान लो किसी दिल्ली या शहर में रहते हैं या किसी नॉर्मल शहर में भी रहते हैं, आप चंडीगढ़ में भी रहते हैं, तो आपको दो ऑप्शन दूं कि आप ग्राउंड वाटर को पियोगे या या फिर सुखना लेक का पानी पीना पसंद करोगे। हाँ। तो हम ग्राउंड वाटर भी पीना पसंद करेंगे, हमें ज्यादा भरोसा है, कम से कम फिल्ट्रेशन वगैरह तो हो रखा है पानी का पूरे पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, है ना।
तो क्वालिटी ऑफ ट्यूबवेल वाटर बेटर ही होगी। ट्यूबवेल हम किस में लगाते हैं? ग्राउंड वाटर के अंदर लगाते, सोर्स सोर्स के लिए लगाते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एकदम करेक्ट है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट था। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले, लोग इसमें गलती कर देते हैं। वो वो सोचते हैं करेक्ट करेक्ट पूछना है, करेक्ट पूछ रहा होगा, पहला क्वेश्चन ऑप्शन बड़ा करेक्ट लग रहा है, ठीक मारा, गोला मारे, आगे बढ़ गए। करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन में गलतियां बहुत होती हैं, मैंने ही बड़े एग्जाम में करी है, आपने शायद करी हो कभी लाइफ के अंदर। हो जाती है, नेचुरली हो जाती है, थोड़ा ध्यान से करना है पर। हाँ, चलो। टाइप्स ऑफ पंप्स यूज इन ट्यूबवेल्स आर। सारे टाइप के हम पंप्स ट्यूबवेल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसी मर्जी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम कोई सा भी पंप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली हैवी ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू अ वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है, तो याद रखना, रिवर से जो पानी हमको जो मिलता है, बेसिकली रिवर के पानी को हमें बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देने की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि रिवर के अंदर देखो क्या होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह भी डिस्पोजल दे रही होती हैं। टॉक्सिक मेटल्स हो सकती हैं उसके अंदर, आर्सेनिक हो सकता है, कैंसर कॉजिंग चीजें हो सकती हैं, है ना। रिवर के पानी से हमको, अगर आप उसको विदाउट फिल्टर करके पी लेते हैं, अगर वो रिवर किसी इंडस्ट्रियल सिटी के आसपास से होकर गुजरती है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, है ना। सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट रिवर वाटर को होती है। रिवर के अंदर बहुत सारी चीजें बहती हुई आ जाती हैं, है ना, कि कोई प्लास्टिक आ जा रही है, कभी किसी की शर्ट आ जा रही है, कपड़े आ जा रहे हैं, है ना। लोग रिवर के अंदर लाइक जो पूजा पाठ भी करते हैं, तो उसके अंदर हम कुछ कुछ भी ऐसे चढ़ाते हैं ना आस्था के तौर पे, तो वो सारी चीजें भी मतलब हालांकि जब रिवर की डायमेंशन बहुत ज्यादा हो तो वो सब पता भी नहीं चलता इतने बड़े फ्लो के अंदर, बट फिर भी अगर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ पानी जा रहा होगा तो वहां पे उन सब चीजों को भी साफ करना पड़ता है ना। चलिए। सर, ये हमने सुना हाँ है जी। रिवर वाटर बेस्ट फॉर ड्रिंकिंग सर। रिवर वाटर इज बेस्ट फॉर ड्रिंकिंग। भाई तुम्हारे घर के आसपास जो रिवर होगी थोड़ी साफ होगी शायद, इसलिए ऐसा बोल दिया होगा लोगों ने। मेरे घर के पास अगर ऑप्शन हो कि भैया नदी का पानी पियोगे या फिर ग्राउंड वाटर पियोगे, तो मैं तो ग्राउंड वाटर ही पीऊंगा। ठीक है। नदियों के अंदर इंडस्ट्रीज इतना डिस्पोज करती हैं, हर कोई अल्टीमेटली सारे नाले कहाँ जाके चले जाते हैं, सारे नदियों में जाके मिलते हैं ज्यादातर, है ना। वो और आप रिवर को बहुत मेंटेन रख रहे हो, साफ रख रहे हो, तो अलग बात है। यहाँ पर इन जनरल वर्ड लिखा हुआ है, जनरली लिखा हुआ है, जनरली, है ना। ये मत बोलना कि सर हमारे यहाँ तो बहुत साफ नदी है, हमारे यहाँ का पानी पी के देखो, डायरेक्टली पी लेते हैं लोग। ओके वहां सर। का साफ है ना, ठीक, याद रखना। चलिए। क्वेश्चन नंबर 161। देखना, वाटर इज सेड टू बी कॉन्टामिनेटेड इफ इट कंटेन्स। याद रखना, एक वर्ड है कॉन्टामिनेशन। कॉन्टामिनेशन का मतलब होता है किसी ऐसी चीज का आकर लग जाना जो कि हमारी हेल्थ के लिए हजार्डस है। तो हमारी हेल्थ के लिए पैथोजेंस अच्छे नहीं है बिल्कुल भी। कॉन्टामिनेशन वर्ड तभी बोलूंगा, ये मेडिकल लाइन का वर्ड है, कॉन्टामिनेट ना हो जाओ, है ना। मेडिकल लाइन का वर्ड है, तो याद रखना कॉन्टामिनेशन हम तभी बोलते हैं जब पैथोजन पानी के अंदर होते हैं। पैथोजन मतलब वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास डिसीज लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो पैथोजन इसका आंसर होगा। बाकी सारी चीजें जो है वो है अपनी जगह पे, ठीक है, पर पैथोजन इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर अनडिजायरेबल सस्पेंडेड मैटर पड़ा हुआ है, तो उस पानी को हम ये तो बोल सकते हैं कि वो पानी एक तरीके से पॉल्यूटेड पानी है, पॉल्यूटेड बोल सकते हैं, लेकिन उसको हम कॉन्टामिनेटेड नहीं बोल सकते। पॉल्यूशन का मतलब होता है कोई भी अनडिजायरेबल चीज आ जाना। सपोज आपकी इच्छा नहीं है कि आपके पानी के अंदर गुलाब के फूल की पत्ती पड़ी हो, लेकिन वो क्या हमारी हेल्थ के लिए हजार्डस है? हमारी हेल्थ के लिए वो हजार्डस नहीं है, तो वो कॉन्टामिनेटेड वाटर नहीं है, लेकिन वो पॉल्यूटेड वाटर है। पानी के अंदर गुलाब के फूल की पत्ती पड़ी है, अगर आप उसको पीना नहीं चाहते हो तो आपके लिए पॉल्यूटेड है वो। आप पानी को बस पानी की तरह पीना चाहते हो। ठीक है भाई, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। पिकअप द इनकरेक्ट वन पूछ रहा है, फिर से कौन सा गलत है वो पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कॉन्टामिनेटेड वाटर इज ऑलवेज पॉल्यूटेड, ये तो इस बात ठीक है। पानी के अंदर कॉन्टामिनेशन हो रखा है, पैथोजन आ रखे हैं, तो पैथोजन भी हम थोड़ी चाहते हैं पैथोजन हमारे पानी के अंदर। पॉल्यूशन में तो सारी चीजें आ जाती हैं। अब नेक्स्ट बोल रहा है पॉल्यूटेड वाटर इज ऑलवेज कॉन्टामिनेटेड, ये गलत बात है। अभी एग्जाम्पल दिया मैंने, पानी के अंदर कोई अगर गुलाब के फूल की पत्ती पड़ी है, तो ये पानी तो ये पानी पॉल्यूटेड तो है, बट ये कॉन्टामिनेटेड नहीं है, इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं गया अभी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग।
चीज आप ध्यान रखना। एब्सोल्यूट प्योर वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कौन बेवकूफ बोल सकता है ऐसी बात? अच्छा पानी पीना तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बोल रहा है सेफ वाटर इज द वन। सेफ का मतलब क्या है? किससे बचना है हमको? हमको बचना है बैक्टीरिया से, वायरस से बचना है। वेरी पैथोजेनिक सिंपल, बैक्टीरिया। नॉट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। होलसम वाटर, अब होलसम वाटर वो पानी होता है कि भाई वो जो पानी जिसके अंदर कुछ भी ना हो, एकदम बहुत बढ़िया पानी हो, साफ सुथरा, ना उसके अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो, ना उसके अंदर कोई भी सस्पेंडेड मैटर हो, ना कॉन्टेमिनेट हो, कुछ भी ना हो। अभी आप देखना जरा, होलसम वाटर इज द वन विच डू नॉट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैंने नोट्स में नहीं लिखाई है, यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। आप चाहो तो शॉर्ट में अपने पॉइंट में लिख सकते हो, हालांकि मैंने बता दिया इतना ही है उसके अंदर, अब उसमें याद क्या करना है उसको। ध्यान रखना है आपको कि होलसम नाम से मालूम पड़ रहा है, होलसम, होलसम ब्यूटीफुल, मतलब पूरी तरीके से ब्यूटीफुल, ऐसे होलसम वाटर, लाइक पूरी तरीके से वो एकदम शुद्ध है, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है उस पानी के अंदर। तो उसके अंदर ना तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होगा, ना ही सस्पेंडेड मैटर होगा, ना ही डिजॉल्व मैटर होगा। ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखना, पॉल्यूटेड वाटर इज द वन। हम पॉल्यूटेड वाटर उसको बोल देते हैं, सबसे बेस्ट डेफिनेशन बतानी है आपको, जो कंटेन्स करता है अनडिजायरेबल मैटर। वो कुछ भी हो सकता है अनडिजायरेबल मैटर, बिल्कुल सही बात है। बैक्टीरिया इसके अंदर ही आ जाएगा, लकड़ी वकड़ी पत्थर, सब कुछ, सस्पेंडेड मैटर वगैरह सब कुछ अनडिजायरेबल चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। थोड़ा सा भी इसके अंदर कोई भी फॉरेन चीज जाएगी, फॉरेन मतलब कोई बाहर वाली चीज जाएगी पानी के अंदर, पानी का पॉल्यूशन हो गया, मेकिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 166 देखना, क्वेश्चन क्या बोलता है। सस्पेंडेड सॉलिड्स शुड नॉट बी प्रेजेंट इन वाटर बिकॉज टर्बिडिटी कॉज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे प्रोवाइड एब्जॉर्प्शन साइट्स फॉर बायोलॉजिकल एंड केमिकल एजेंसीज, बिल्कुल सही बात है। बड़ा नुकसान हो जाता है, क्लोरीन ज्यादा डालनी पड़ेगी आपको, लाइम सोडा ज्यादा डालना पड़ेगा, जो भी आप ट्रीटमेंट करोगे वो उसमें ये खर्चा बढ़ा देगा। अगर पानी के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड है तो दे आर एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग, बिल्कुल देखने में ऐसा लगेगा कि आपका पानी पीने का मन नहीं करेगा। तो सारी ही चीजों को बढ़ावा देता है सस्पेंडेड सॉलिड्स। 167 क्या बोलता है जरा देखना। द मेजर द measure of the amount to which light is absorbed or scattered by suspended material in the water is called as turbidity। टर्बिडिटी को डिफाइन ऐसे ही किया गया है कि लाइट कितना स्कैटर या फिर एब्जॉर्ब हो जाती है। जो टर्बिडिटी मीटर वाले कंसेप्ट में टर्बिडिटी, जाना टर्बिडिटी मीटर वर्ड आएगा, देखना जरा, आप कॉमन सेंस बता रहा हूँ। हाँ, तो आप लोगों ने एक तो जैक्सन टर्बिडिटी मीटर पढ़ा होगा, जैक्सन, और एक पढ़ा होगा बेलिस टर्बिडिटी मीटर, बेलिस टर्बिडिटी मीटर। फिर एक बाद में पढ़ा होगा नेफ्लोमीटर। सबसे ऊपर पढ़ा होगा आपने क्या, टर्बिडिटी रॉड। रॉड को हटाओ, पहले हम बात करते हैं टर्बिडिटी मीटर की और नेफ्लोमीटर की। तो ये दोनों ही चीजें डिपेंड होती हैं एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे, एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल, सॉरी एब्जॉर्प्शन। जैक्सन वाले के अंदर भी क्या एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है भैया लाइट का, अच्छा। हम ऊपर से देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है लाइट का। अच्छा। जैक्सन वाले के अंदर, बेलिस वाले के अंदर भी लाइट पास कर जा रही है, तब यहाँ पे जाके फोटोमीटर लगा के चेक कर रहे हैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मेजरमेंट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, दैट इज बेलिस टर्बिडिमीटर बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल। वाइल इन केस ऑफ नेफ्लोमीटर, हम 90 डिग्री एंगल पे लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। वो स्कैटरिंग प्रिंसिपल बेस्ड है, स्कैटरिंग होके आती है लाइट की, है ना, सिंपली। चलो, बता दिया काफी। और याद रखना, जो जैक्सन टर्बिटीमीटर होता है, इसके बारे में एक चीज और जान लो। जैक्सन टर्बिटीमीटर जो होता है, जैक्सन टर्बिटीमीटर अभी हम आज की डेट में इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो जैक्सन टर्बिटीमीटर है वो 25 जेटीयू से कम की वैल्यू को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है। नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल, ये इस चीज को नोट्स में ऐड कर लो, है ना, फॉर टर्बिडिटी लेस देन 25 जेटीयू। और हमारा आईएस कोड बोलता है कि भाई टर्बिडिटी की वैल्यू 1 से 5 एनडीओ के बीच में होनी चाहिए। अब जब 1 से 5 की लिमिट दे रखी है, तो 25 का मेजर, 25 से कम का मेजर ही नहीं कर पा रहा है, तो हमारे किसी काम का ये बसता नहीं है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर।
बेलिस वाला कर लेता है, 0 से लेके 10 तक की कर लेगा रीडिंग, ये कोई दिक्कत नहीं। नेफ्लोमीटर तो 1 से कम की भी मेजरमेंट कर लेता है। नेफ्लोमीटर भी, बेलिस भी 1 से कम की मेजरमेंट बेलिस नहीं कर पाएगा। 1 से 10 के बीच की कर लेगा मेजरमेंट जेटीयू की। सॉरी, एफटीयू बोलते हैं बेलिस टर्बिटीमीटर के केस के अंदर, एफटीयू बोलते हैं, फॉर्मजिन का इस्तेमाल किया था वहां पे। यहाँ पर एनटीयू बोलते हैं यूनिट को। ठीक है। तो क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के ऊपर कौन सा बेस्ड है, ऑफ लाइट के मीटर। ऊपर। तो आंसर हो जाएगा टर्बिलिटी मीटर, चाहे वो जैक्सन टर्बिलिटी मीटर हो चाहे वो बेरिस टर्बिलिटी मीटर हो, दोनों ही यस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पे प्रिंसिपल बेस्ड है। याद रखना। मॉडर्न टर्बिलिटी मीटर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज व्हाट, नेफ्लोमीटर्स। नेफ्लोमीटर। ठीक है, बिल्कुल। स्टैंडर्ड यस। टर्बिलिटी प्रोड्यूस बाय 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। क्या बोलेंगे इस यूनिट को, बताओ जरा भैया। जैक्सन टर्बिन यूनिट। सिलिका डालना है 1 लीटर प्योर पानी में, प्योर H2O में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक। जेटीयू इसको हम बोल देंगे, है ना। एचटीयू लिखा होता ऑप्शन में तो एचटीयू को ठीक मारते हैं हम पहले, है ना। वो जैक्सन तो उसने मेंशन किया नहीं है, लेकिन जैक्सन टर्बिलिटी मीटर ने भी सिलिका लिया था, और टर्बिलिटी रॉड ने सिलिका लिया था ही, है ना। बिल्कुल। इसका आंसर हो जाएगा 1 जेटीयू। चलिए, मॉडर्न स्टैंडर्ड लो टर्बिलिटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 मिलीग्राम ऑफ फॉर्माजीन, किससे सी। करेंगे रिप्रेजेंट, एनटीयू से करेंगे रिप्रेजेंट, बिल्कुल। नेफ्लोमीटर ही लो टर्बिलिटी को मेजर कर पाता है, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, हर्षित, सी इज द आंसर। ठीक है। चलिए, द टर्बिलिटी विच कैन बी सीन इजिली ऑन नेक्ड आईज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। हम नेक्ड आई से कम कितना टर्बिलिटी होना चाहिए जो हम देख पाएंगे। आंसर 2 था या 5 था, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, एक बार कंफर्म जरा करने दो, है ना, 1 मिनट जरा, 1 मिनट। पाँच। इसका आंसर 5 है, चेक किया आपने। थोड़ा सा ये भूल रहा है, रुको, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें होगा आंसर। कहाँ गई बुक। क्वेश्चन नंबर क्या था वो, 167 सर, ऐसे ही कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट देख के बताओ यार, क्वेश्चन नंबर था ये 172, टू। है ना। 172, 172 का आंसर डी है ना, तो 5 5, ठीक है, याद रहेगा मेरे को भी जरा, इसका आंसर याद रखना, 5 जेटीयू, है ना। हम 5 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 5 जेटीयू से कम की हम टर्बिडिटी को आंखों से देख नहीं सकते, है ना, हमें पता नहीं चलेगा। वो पानी के अंदर, जैसे ये पानी मेरे पास है, हमें पता नहीं चलेगा कि भाई इसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं भी कि नहीं है, अगर 5 जेटीयू से कम वैल्यू होगी उसकी। अगर 5 मिलीग्राम सिलिका डालने पर 1 लीटर प्योर पानी में जितनी टर्बिडिटी आएगी उतनी टर्बिडिटी से कम हम नहीं देख पाएंगे। ठीक, 5 जेटीयू द आंसर। नेक्स्ट ठीक है क्वेश्चन सर। है, द परमिशन turbidity of 5 जेटीयू sometimes be misguided as even trace of turbidity may be a sign of serious pollution as may happen in, है ना। सिलिका ठीक है, वेल वाटर्स। क्या है इसका, सिल्का वेल वाटर्स, है ना। 1 मिनट, ये एकदम एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका देख लो आंसर क्या है, याद रख लेना, बाई चांस कभी आ जाए तो। मुझे भी इसका मालूम नहीं था। 173 इज ए, इसका आंसर ए है भैया ना, याद रखना, इसका आंसर ए है। चौक वेल वाटर, है ना। सर कोई ये ऐसा कैसे वेल, आएगा सर इसका? हाँ इसका आंसर ए है, इसका आंसर ए दे रखा है इस बुक के अंदर, है ना। सर लगता है फैक्चुअल, बी आएगा सर ये। बी आएगा, बी कहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं तुम ये बात सोच कर। रहे हो कि जेटीयू लिखा है इसलिए बी आंसर दे रहे हो, ऐसा मत ये वही सोचो। है ना, वही है ना, जैक्सन टर्बिन यूनिट की बात कर रहे हैं ना सर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि जैक्सन टर्बिलिटी मीटर की बात कर रहा, तो जैक वो तो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, 5 जेटीयू। अब जहां जहां बोलूंगा ये कहते हैं 5, मान लो 10 जेटीयू बोला मैंने, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो पॉल्यूशन है उस पानी के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो हमेशा सिल्का ही होगा, ये जरूरी नहीं है भाई। वो तो ओके सर। 10 जेटीयू ये दिखा रहा है कि 10 मिलीग्राम सिलिका डालने के बराबर जितनी टर्बिलिटी आती उतनी टर्बिलिटी है हमारे सैंपल की। ठीक है। तो 5 जेटीयू के आसपास परमिसिबल लिमिट हम लगा के रखते हैं चॉक वेल वाटर केस के अंदर, याद रख लेना, ये तो भाई फैक्चुअल क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट है ना। तो कभी अगर आ गया तो आप ठीक कर सकते हो, वरना तो बहुत लोगों के लिए क्वेश्चन ये ऊपर ही है ना। कितना ही कवर कर सकते हैं, एक मैक्सिमम लिमिट होती है ना भाई क्वेश्चन को कवर करने की, सिलेबस को कवर करने की, है ना। आप कहाँ तक भागोगे, है ना, कोई लिमिट नहीं है ना। अब आपके मन में आएगा सर इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं ठीक से, कि चेक वेल वाटर क्या होता है, सिल्का वेल वाटर क्या होता है, तो कितना ही पढ़ लो क्या ही फर्क पड़ता है फिर, एक लिमिट रखना पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 174,
बेलिस टर्बियोमीटर व्हेन कंपेयर टू जैक्सन टर्बियोमीटर कैन प्रेफरेबली बी यूज्ड टू मेजर, बिल्कुल। जो जैक्सन टर्बियोमीटर है वो 25 से ऊपर की ही मेजर कर पाता है, लो टर्बिलिटी को तो वैसे ही मेजर कर ही नहीं पाएगा। तो लो टर्बिलिटी वैल्यूज को मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बेलिस टर्बिलिटी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। 0 से 5 ppm पे भी हम बेलिस टर्बिलिटी मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैक्सन का नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई। चलो, 175 सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट इन द वाटर में गिव कलर टू अपरेंट द, कलर। इसको हो जाएगा अपरेंट। अपरेंट कलर, है ना। कलर दो टाइप के होते हैं हमारे पास, आपको पता है, एक होता है ट्रू, एक होता है अपरेंट। अपरेंट ट्रू आता है डिजोल्व की वजह से, डिजोल्व सॉलिड्स की वजह से, और ये आता है सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से। ठीक है। ये पढ़ा है आंसर। टोटल, जो टोटल कलर आएगा वो इन दोनों की वजह से आएगा। ठीक है, याद रखना, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टोटल कलर इज कॉज्ड ड्यू टू, है ना। तो याद रखना डिजॉल्व डिजॉल्व। सॉलिड्स प्लस सस्पेंडेड सॉलिड्स दोनों की वजह से आएगा उस केस के अंदर, है ना, टोटल कलर। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा अपेरेंट कलर। 176 क्या बोलता है? टर्बिडिटी मीटर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज टू मेजर टर्बिडिटीज ऑफ रॉ सप्लाईज, ऑफ रॉ सप्लाईज। टर्बिडिटी मीटर्स को हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, चलो देखते हैं सही बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। नेक्स्ट बोलता है कि टर्बिडिटी मीटर्स आर फ्रीक्वेंटली इंस्टॉल्ड ऑन लाइन इन ट्रीटमेंट प्लांट टू मेजर टर्बिडिटी ऑफ सेडिमेंटेड फिल्टर्ड वाटर। बिल्कुल कर सकते हैं इस्तेमाल इस तरीके से हम। नेफ्लोमीटर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू चेक एंड मेजर द टर्बिडिटीज ऑफ फाइनल डिसइंफेक्टेड सप्लाईज। अब देखना जरा, कभी कभी थोड़ा हमें सोचना पड़ता है। सोचना कैसे पड़ता है? तो भाई, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, टर्बिडिटी मीटर है, नेफ्लोमीटर है, टर्बिडिटी को चेक करना। तो टर्बिडिटी तो हमें चेक करना बहुत जरूरी है। रॉ सप्लाईज के अंदर अगर आप टर्बिडिटी रोज चेक नहीं करोगे, फ्रीक्वेंटली चेक नहीं करोगे, तो ट्रीटमेंट की कॉस्ट आपकी बड़ी बढ़ जाएगी। बताया हुआ है आपको, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा है, आपको क्लोरीन डालनी पड़ेगी, हर ट्रीटमेंट आपका महंगा पड़ जाएगा। तो ये काम तो आपको करना ही करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सेकंड बोल रहा है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक लाइन के अंदर इनको प्लांट के अंदर लगाएं, कि हम 2 बार चेक कर लें टर्बिडिटी को, है ना। ठीक है, जैसे कि एक बार जो फिल्टर्ड पानी से आपने फिल्ट्रेशन किया, अभी आप पढ़े नहीं हो ना इस चैप्टर को, अभी ट्रीटमेंट को मतलब चल रहा है हमारा फिल्ट्रेशन, आपने पढ़ा नहीं है, आप पढ़ते तो थोड़ा और समझ में आता। सपोज आपने फिल्ट्रेशन कर रखा है। फिल्ट्रेशन का पर्पस क्या होता है? फिल्ट्रेशन का बेसिक पर्पस होता है टू रिमूव फाइन सस्पेंडेड सॉलिड, टू रिमूव टर्बिडिटी, बेसिकली यही मेन इसका फंक्शन ही यही है। तो एक बार फिल्ट्रेशन के बाद हमने चेक कर लिया, टर्बिडिटी मेजरमेंट कर लिया कि भाई ठीक है या नहीं है, लिमिट के अंदर है या नहीं है, और एक बार फाइनल सप्लाई देने से पहले कर लिया, सप्लाई टाइम पर चेक कर लिया, डिसइंफेक्शन के बाद। डिसइंफेक्शन के बाद भी चेक कर सकते हैं एक बार। क्यों चेक कर सकते हैं? बिल्कुल करना जरूरी पड़ जाएगा कि भाई जो परमिसिबल लिमिट 1 से 5 NTU के बीच में है या नहीं है, मैक्स टू मैक्स 5 NTU तक हम भेज सकते हैं, है ना। ताकि लोग पानी को पिए तो, वरना पानी के लोग पियेंगे ही नहीं, क्या फायदा। देखने में खराब लगेगा पानी, उसमें मिट्टी दिखाई देगी तो, है ना। तो 2 बार हम कर सकते हैं इसका क्या इस्तेमाल। तो टर्बिडिटी मीटर फ्रीक्वेंटली इंस्टॉल्ड ऑन द लाइन ट्रीटमेंट प्लांट टू मेजर टर्बिडिटीज ऑफ सेडिमेंटेड फिल्टर्ड वाटर, सही बात है ये भी। सी वाला भी ऑप्शन ठीक है। नेफ्लोमीटर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू चेक मेजर द टर्बिडिटी ऑफ फाइनल डिसइंफेक्टेड सप्लाईज, ये भी ठीक है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ट्रू कलर यूनिट इज द कलर प्रोड्यूस्ड बाय। बताओ भाई, क्या था कलर के मेजरमेंट के टाइम पे हमने कलर मैचिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था, और किसको लिया था हमने स्टैंडर्ड सैंपल के अंदर? क्लोरो आएगा सर, डी। है ना, बिल्कुल है ना, हमें डी आएगा इसका आंसर। हमने 1 मिलीग्राम प्लेटिनम लिया था एस क्लोरोप्लेटिनेट आयन इन 1 लीटर ऑफ प्योर डिस्टिल्ड वाटर। इस ऐसे हमने मेजरमेंट किया था, स्टैंडर्ड सैंपल बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फॉर्माजीन हम किस केस में बनाते हैं? फॉर्माजीन हम बनाते हैं भाई NTU के केस के अंदर, है ना। सिलिकॉन डालते, सिलिकॉन नहीं, सिलिका डालते हैं, सिलिकॉन पता नहीं किसमें डालते हैं, छोड़ो इसको। द कलर ऑफ वाटर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई डिजोल्व सॉलिड्स आर ट्रू कलर। डिजोल्व सॉलिड्स की वजह से क्या मिलता है? ट्रू कलर मिलता है, ठीक है, टोटल कलर नहीं मिलता ना, अपेरेंट मिलता है, ट्रू कलर मिलता है डिजोल्व सॉलिड्स की वजह से। ट्रू कलर ऑफ वाटर इज मेजर्ड ऑन प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल, बताया हुआ है ना, प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल के ऊपर इसका मेजरमेंट करते हैं। 180 क्वेश्चन देखना, द कलर ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाईज ऑन स्टैंडर्ड प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल शुड नॉट एक्सीड। देखो पुरानी बुक है, इसके ऑप्शंस पे आप मत जाना। हमें हमेशा, ये बुक तो 1960 70 से चलती आ रही है ना। तो हमें आज का आंसर देना है, आपको पता होना चाहिए बस वैल्यूज। 5 TCU से 5 से 25, है ना, ये वैल्यू रखी जाती है, 5 से 25। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 से 20 का आंसर मार सकते हैं। ये फाइव से सर, यही लिखा है, फाइव से बुक में फिफ्टीन लिखा है फाइव से 5 से 20। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 5 से 15 TCU, सॉरी, है ना, 5 से 15 TCU बिल्कुल।
25 पहले हुआ करता था, अब 15 हो गया वो, है ना। हाँ सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 181। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर हेल्प्स इन नोइंग द, बताया हुआ है कि डिजोल्व सॉल्ट्स के बारे में बात कर सकता है वो, डिजोल्व सॉल्ट्स के बारे में, है ना। डिजोल्व सॉल्ट्स जो होते हैं वो आयंस की फॉर्म के अंदर टूट जाते हैं, X+Y- की फॉर्म में टूट जाते हैं। ठीक है। जो सॉल्ट, जैसे सपोज NaCl है, NaCl होगा तो करंट फ्लो कर जाएगा उसके अंदर, Na+Cl-। आप याद रखना, जो प्योर वाटर होता है वो एकदम प्योर पानी के अंदर कभी भी ना, एकदम डिस्टिल्ड वाटर होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा इससे, है ना। इसके अंदर, पानी के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा, ये इंसुलेटर का काम कर जाएगा। पानी के अंदर सॉल्ट ही होते हैं, उसके जो आयंस होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रोड डेवलप हो जाता है, और इलेक्ट्रोड जब उनके बीच में करंट डेवलप हो जाता है बेसिकली, है ना। आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाता है फिर वो पानी, अगर सॉल्ट्स वगैरह पानी के अंदर है तो, है ना। तो डिजोल्व सॉल्ट्स की वजह से पानी के पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है। इसका फॉर्मूला TdS की हेल्प ले में हम ले लेते हैं, 0.65 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल लो इसको, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोल दो, या फिर इसको आप हाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दो, एक ही बात है। कंडक्टिविटी इन माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर, आपको यूनिट याद रखनी है ना, माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर। ठीक है। मोह ओम का उल्टा है भैया, तो 1/r, सेंटीमीटर लिखा है तो L, 1/RL ही होता है क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, तो डिजोल्व सॉल्ट सॉल्ट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 182 नंबर देखना क्या बोलता है ये, 182 नंबर बोल रहा है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो आयंस होते हैं उनके बीच में मोबलाइजेशन और बढ़ जाता है, वो और ज्यादा रेट से इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाके अटैच होने लग जाते हैं, करंट और बढ़ जाता है, करंट फ्लो और बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखना, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पानी की बढ़ जाती है। 183 क्या बोलता है, कलर ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड ऑन एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज टिंटोमीटर, बड़ा प्यारा नाम था उसका, टिंटोमीटर। टिंटोमीटर पे हम कलर को डिटरमाइन कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड वाटर नंबर पूछ रहा है पानी के सैंपल का, 40 ml का सैंपल था, डाइल्यूटेड टू, मतलब फाइनल वॉल्यूम दिया है डायरेक्टली 200 ml, है ना। फाइनल वॉल्यूम इज 200 ml है, इनिशियल वॉल्यूम 40 ml था, डायरेक्टली 5 आंसर आ गया, सिंपल। यही थ्रेशोल्ड वाटर नंबर ही होता है, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। चलिए, पीएच ऑफ वाटर इंडिकेट्स द, पीएच ऑफ वाटर एसिडिटी और एल्कलिनिटी दोनों की रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 186 के बारे में बात करते हैं, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर इज, इसका आंसर आप लोगों ने शायद गलत लगा दिया हो, हाइड्रोजन लगा दिया हो, पर इसका आंसर भाई कार्बन डाइऑक्साइड है। सर, ये टीओ नंबर फिर से बताइए सर। कौन सा। थ्रेशोल्ड नंबर। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर क्या कहता है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर लेस वाटर, जब तक पानी से सर, महक ना चली, इस डिवाइड इसमें बाई। सर इसमें कंफ्यूज होता है, एक जो है ना A+B/A सर फार्मूला, उस बिल्कुल, थोड़ा बताइए आपने सर, वो फॉर्मूला कहाँ यूज यूज किया, हुआ ए है, कहाँ डिवाइड बाई ए use आपने इस्तेमाल किया। जो वैल्यू दे रखी है ना 200 ml, वो A+B की वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली, उसमें लिखा है डाइल्यूटेड टू, अगर उसमें लिखा होता डाइल्यूटेड बाई तो आप इसको जोड़ देते, इसको बी मान लेते आप। ठीक है लेकिन सर। इसने बोला है डाइल्यूटेड टू, यानी कि ओवरऑल सैंपल हो गया है 200 ml का। ओके अगर सर। बाई, तो आपको ये माने कि एक्स्ट्रा इतना पानी आपने डाला है 200 ml, अभी आपने 160 ml एक्स्ट्रा डाला है साफ पानी, तब जाके टोटल 200 बना है। A+B की वैल्यू 200 है वहां पे, ठीक है। ठीक है चलिए, सर। 186, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन द वाटर इज, ठीक है। अब पानी के अंदर जो सबसे ज्यादा एसिडिटी होती है बेसिकली, वो आपने मार दिया होगा शायद हाइड्रोजन आयन की वजह से, पर आपने सोचा नहीं होगा हाइड्रोजन आयन ऐसे पानी में खुला नहीं घूम रहा होता है, ठीक है। अब होता क्या सीन, यहाँ पर यहाँ पर होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो पानी में इजीली डिजोल्व हो जाती है, आपको पता होगा, ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के अंदर क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के अंदर गैस डिजोल्व करते हैं, बिल्कुल, है ना, CO2 इसका आंसर है। तो ये आपने गैस डाली पानी के अंदर, तो अंदर जाके ये एसिड बना देती है, थोड़ा वीक एसिड होता है हालांकि ये, H2CO3, ठीक है, थोड़ा वीक एसिड होता है, लेकिन एसिडिटी तो पानी के अंदर ही प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर पानी के अंदर कोई एसिड मिलेगा नॉर्मल पानी के अंदर, तो यही मिल सकता है आपको, ठीक है। एसिड करते क्या है, एसिड का काम होता है जो भी बेस वाली चीजें हैं लाइक सोडा वगैरह है ना, तो अगर आप सोडा पीते हो, सोडा लाइक बेकिंग सोडा ले लेते हैं Na2CO3, है ना, ये अगर आप पियोगे, तो इनो वगैरह पी, जब हम इनो पीते हैं, इनो देखो आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया मैंने, जब इनो में क्या होता है, सोडा होता है, ठीक है, तो सोडा क्या करता है, इसका काउंटर एक्ट करता है एसिडिटी को, बेस है एक, क्योंकि एक बेस होता है, बेस होता है बेस, तो एसिड, या फिर आप ऐसे बोल लो, बेस एक प्लेटफॉर्म देता है एसिड्स को एब्जॉर्ब होने के लिए,
है ना। सर तो सोडा, ये भी एक क्वेश्चन है सर वहां पे, जो ये सोडियम कार्बन होता है ना सर, जैसे इनो में सर होता है सर, हाँ हाँ ये जब हम पीते हैं ना सर, तो जैसे कि हमारा स्टमक में एसिड होता है सर, इसकी पीने के हाँ बाद हाँ सर सारा एसिड खत्म हो जाता है। हाँ 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 सर, ये एसिड के लिए भी यूज होता है ना सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सोडा का सैड इसलिए तो हम पी रहे हैं हम सोडा, तो क्योंकि एसिडिटी को कम करता है सोडा, है ना। सोडा एक बेस है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज ही करेगा भाई, है ना। सिंपल सी बात है। ओके सर। ठीक है। इसलिए लोग देखो, जो लोग पुराने जमाने लोग करते आ रहे हैं वो खराब नहीं करते आ रहे हैं। जब लोग हैवी खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी खा लेते हैं, तो बाद में क्या करते हैं, जो सोडा पीने, सोडा सोडा पीते हैं कुछ लोग, है ना। सोडा पी लेते हैं, नॉर्मल सोडा, केवल सोडा, है ना। ठीक। केवल सोडा भी लोग पीते हैं, है ना। मिलता है, शिकंजी मिलती है, शिकंजी सोडा शिकंजी मिलती है, पीते हैं लोग। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 186 हो गया। इसका आंसर है ना कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार बना लेना आप, है ना। और चाहो उसको नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर भी। ठीक है। 187 क्या बोलता है? 187 बोल रहा है कि अ वाटर हैविंग 1 यूनिट लेसर पीएच विल बी। ठीक है। अगर पीएच की वैल्यू 1 यूनिट कम है, पीएच स्केल देखो कहाँ से कहाँ तक होता है। पीएच स्केल 0 से 14 स्केल है, याद रखना, है ना। अब जैसे जैसे हम पीछे की कम की तरफ आते हैं, एसिडिटी बढ़ती है। ठीक है। पीएच की वैल्यू, और एक वैल्यू कम हो जाएगी तो एसिडिटी हो जाएगी ज्यादा। कितनी ज्यादा हो जाएगी वो हम देख लेते हैं, 10 टाइम्स ज्यादा हो जाती है। ठीक है। एक बार आप पीएच 4 ले लो, एक बार पीएच आप 5 ले लो। ठीक है। तो पीएच कौन सा ज्यादा एसिडिक है इसमें से? 4 वाला ज्यादा एसिडिक है। जितने जितना कम पीएच उतनी ज्यादा एसिडिटी। ठीक है। यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻⁵ ठीक है। इसमें से कौन सी वैल्यू कम है? टेरेस पावर -5। ये वाली वैल्यू बहुत कम है ना। ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन से ही हम आइडिया लगा लेते हैं किसका, एसिडिटी का आइडिया लगा लेते हैं। तो 10 टाइम्स एसिडिक है, देख लो, है ना। 10⁻⁻⁴ 10 गुना ज्यादा है किससे, 10⁻⁵ से। आप इसमें 10 के मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपको 10⁻⁴ मिलेगा। तो 10 टाइम्स मोर एसिडिक, है ना। याद रखना। इसका उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है। किसी पानी का अगर पीएच 1 यूनिट ज्यादा है, तो यहाँ तो कम था, ज्यादा है तो क्या, 10 टाइम्स लेस एसिडिक हो जाएगा, है ना। ऐसे ही बोल सकते हैं। ओके वाटर सर। का पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वाटर हैविंग पीएच मोर देन 7, मोर देन 7, 7 से ज्यादा वालों को हम क्या बोलते हैं, 7 से ज्यादा वालों को वैसे बेसिक बोलते हैं। बेसिक। अब इन्होंने यहाँ पे बेसिक ऑप्शन में लिखा नहीं है, तो हम एल्कलिन को ठीक मान लेते हैं, क्या करें, क्वेश्चन ठीक बनाया नहीं तो बेसिक ही मानते हैं। ठीक है, चलिए। वाटर हैविंग पीएच लेस देन 7 इज डेफिनेटली वॉट, एसिडिक, है ना। वाटर हैविंग पीएच इक्वल्स टू 9 हैव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻⁹ माइनस वाली वैल्यू होगी आसमान मोल्स पर लीटर, प्लस मत कर देना, है ना। प्रोडक्ट ऑफ H प्लस H एंड OH इन जिससे स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर एसिड इज व्हाट, टेरेस पावर टेन की माइनस पावर माइनस 14। का 14 मोल्स पर लीटर। कैसा भी चीज हो, H और OH की मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी, 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर। एथिलीन डाइअमोन टेट्राएसिडिक एसिड, EDTA किस में इस्तेमाल करते हैं हम, हार्डनेस निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, EDTA का इस्तेमाल करते हैं। और इंडिकेटर का इस्तेमाल क्या करते हैं, इंडिकेटर के तौर पे एरिक्रोम ब्लैक टी, EBT का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फंक्शनिंग कैसी होती है, ये ओरिजिनली ब्लू ब्लैक कलर का होता है। इसकी टाइटेशन फटाफट बता देता हूँ। ठीक है। पानी के साथ, वाटर सैंपल के साथ, वाटर सैंपल में जैसे ही हम इंडिकेटर मिलाते हैं, EBT मिलाते हैं, ठीक है, तो इसका कलर क्या हो जाता है, ये एकदम कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है, इसके साथ चिपक के बैठ जाता है, और इंजॉय कर रहा होता है, रोमांस कर रहा होता है। वाइन रेड कलर का बन जाता है ये, वाइन रेड कलर ना, रोमांस का कलर। समझाने के लिए ऐसे बता दिया है ना। जब ऊपर से आता है कौन, जब ऊपर से EDT आते हैं, इनके अब्बू आते हैं, तो इनकी ऐसी तैसी हो जाती है। और ऐसी तैसी होती है, क्या हुआ इनकी, Ca2 प्लस प्लस और Mg2 प्लस के साथ में EDT अटैच हो जाएगा। EDT अटैच होते ही इसका कलर हो गया कैसा, EBT अलग पानी में घूमने लगा, और अपना अकेले का कलर ब्लू ब्लैक कलर पानी में छोड़ देगा। टाइट्रेशन की एंड में क्या होना है, ब्लू ब्लैक कलर की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ हार्डनेस इंटेंसिटी ऑफ वाइन रेड कलर रिड्यूसेस, सही बात है, एंड इंटेंसिटी ऑफ ब्लू ब्लैक कलर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ठीक है। जब एकदम पूरी तरीके से वाइन रेड कलर खत्म हो जाएगा, हम ड्रॉप को बंद कर देंगे कराना। क्वेश्चन क्या था, हार्डनेस ऑफ वाटर, सब कुछ बता दिया हार्डनेस के बारे में। चलिए। वाटर हैविंग पीएच की वैल्यू 9 है, तो पीओएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14 होता है, 5 हो गया। टेरेस तो पावर पीओएच आ जाएगा 10⁻⁻⁵ मोल्स पर लीटर, है ना। बिल्कुल।
टेम्परेरी हार्डनेस इज कॉज्ड बाई, ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस कॉज होती है कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्डनेस तो कैल्शियम मैग्नीशियम से ही कॉज होती है, लेकिन अगर वो कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट के साथ में होते हैं तब वो टेम्परेरी हार्डनेस या फिर हम उसको कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं। चलिए, फॉर अ वाटर सैंपल हैविंग ए टोटल हार्डनेस ऑफ 200 मिलीग्राम पर लीटर एंड एल्किलिनिटी ये दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के बारे में बताओ। तो कार्बोनेट हार्डनेस के बारे में बताया हुआ है, ये होता है टू मिनिमम ऑफ हंड्रेड हार्डनेस प्लस एंड एल्किलिनिटी। बिल्कुल, अभी देख लेते हैं टू क्या हो जाएगा। हंड्रेड फिफ्टी टोटल हार्डनेस है 200, एल्किलिनिटी 50 कितनी है? 50 250 है, ठीक है। 50 आएगा नॉन कार्बोनेट सर। 50 आएगा नॉन कार्बोनेट, बहुत बढ़िया हाँ। आंसर दे रहे हैं सर आप। देख लेते हैं अभी, कार्बोनेट हार्डनेस आ रही है कितनी, इन दोनों में वैल्यू कम क्या है, इन दोनों में वैल्यू कम कौन सी है, टोटल हार्डनेस की वैल्यू कम है, यही आंसर हो गया 200। अब हमें निकालना नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट क्या होता है, टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। भैया ये दोनों वैल्यू सेम ही है, टोटल हार्डनेस भी 200 है, कार्बोनेट हार्डनेस भी 200 है, आंसर हो गया 0। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस पानी के अंदर है ही नहीं, यानी कि सॉरी परमानेंट हार्डनेस इस पानी के अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 200 और यहाँ हो जाएगा 0। सर, टोटल ठीक है सर, टोटल हमने 200 दिया। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन फ्रेंच डिग्री ऑफ हार्डनेस इज इक्वल टू, है ना। अभी अलग अलग वहां पे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फ्रेंच के अंदर एक डिग्री ऑफ, वहां डिग्री में से करते हैं रिप्रेजेंट। 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस का मतलब हो जाएगा 10 मिलीग्राम पर लीटर, 10 ppm, ठीक है। फ्रेंच के अंदर याद रखना, ब्रिटिश के अंदर होता है 14.25। एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, शायद पूछे कभी, पता नहीं, वैसे तो रेयर चांस है भी पूछे, नॉलेज वाले क्वेश्चन है, बस बता दिया ऐसे। द मोस्ट अप्रोप्रिएट हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज इन द ऑर्डर ऑफ, आपको बताया हुआ है कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के अंदर हम कोशिश करते हैं 75 से 125 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में पानी के अंदर हार्डनेस को छोड़ दें, ताकि थोड़ा बहुत टेस्ट भी रहे कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह का, है ना भाई। तो हाँ। आंसर क्या हो जाएगा इन दोनों का, बीच के ले लो, 100 मिलीग्राम पर लीटर इज द आंसर, सिंपली। ठीक है, याद रखना ड्रिंकिंग वाटर के लिए 100 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास हो गया, स्पेसिफिकली अगर बात करी जाए। अगर आपसे परमिसिबल लिमिट वगैरह पूछता है, कॉस्ट फॉर रिएक्शन लिमिट पूछता है, तो वो आपको पता है 200 और 600 है ना, वो अलग चीज है। नेक्स्ट इज वाटर आर कंसिडर्ड हार्ड इफ देयर हार्डनेस इज इन द ऑर्डर ऑफ, पानी को हम हार्ड बोल देते हैं अगर हार्डनेस 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होने लग जाए, जाहिर सी बात है परमिसिबल लिमिट क्या है, 200 के आसपास है, ठीक है। तो 200 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास अगर पानी की हार्डनेस हो जाती है तो हम उसको हार्डनेस बोल सकते हैं, हार्ड पानी बोल सकते हैं। ऐसे ही बेसिक एब्सोल्यूट क्वेश्चन है, इनको फॉर्म होने के चांसेस काफी कमी है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सॉफ्ट पानी कब बोल देंगे, जब पानी की हार्डनेस बहुत ही कम होगी, 75 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम होगी तो उसको सॉफ्ट बोल दिया, है ना। ऐसे जनरल क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट इज हार्ड वाटर इज टेस्टियर देन सॉफ्ट वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, है ना। आपको पता है हार्ड वाटर में टेस्ट आता है कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से, है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से आता है। आप इन्हीं को रिमूव कर दोगे तो टेस्ट चला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो सॉफ्ट वाटर बन जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम, है ना, कैल्शियम। मैग्नीशियम होता तो वो भी ठीक माना जाता, मैग्नीशियम पर लिखा नहीं है तो कैल्शियम की वजह से टेस्टी आता लगता है हमें पानी अपना, ठीक है भाई, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 204 क्या बोल रहा है, देखना जरा। व्हेन फ्लोराइड कंटेंट इन वाटर एक्सीड्स 1.5 मिलीग्राम पर लीटर और सो द डिसीज दैट मे बी कॉज्ड एज, ठीक है, कौन सी डिसीज हो सकती है, डेंटल ठीक है, केयर देखना जो। जरा, देखना जरा। अब इसके अंदर डेंटल कैविटीज इन चिल्ड्रन, ये आंसर गलत है भाई। डेंटल कैविटी तब होती है जब 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम वैल्यू होती है। फ्लोरोसिस। मैथिमेग्लोमिनन नाइट्रेट कंटेंट अगर 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होगा तब होगा। पोलियो वगैरह की बात छोड़ दो, इसका आंसर वैसे तो इन्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखा है इन्होंने, वो दैट इज होना चाहिए था एक तरीके से। फ्लोरोसिस तो बेसिकली 5 मिलीग्राम पर लीटर से स्टार्ट होता है, बट कभी कभी अगर ऑप्शन में नहीं तो हम इसी को बोल देते हैं फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस इसी को बोल देते हैं, डेंटल फ्लोरोसिस बोल देते हैं उसको, है ना। बोन फ्लोरोसिस बाद में होगा, वो बाद में जाके होगा, है ना। इसको हम बोलते हैं ठीक है डी जी, कलराइजेशन 127। ऑफ, डी कलराइजेशन ऑफ टीथ की दिक्कत हो जाएगी, डी कलराइजेशन ऑफ टीथ एंड मॉडलिंग ऑफ टीथ, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर जाने पर, है ना। तो एक ही डिसीज लिखी हुई है जो दांतों के साथ हो सकती है, पॉसिबिलिटी फ्लोरोसिस, वो लिख दी यहाँ पे हमने, तो वही आंसर हो गया, तो 4 इज द आंसर। कुछ पूछना हो तो पूछ लो भाई। ये सर, ये डेंटल कैविटी ये क्यों नहीं होगा सर? डेंटल के ये हमने लिखा ना, ये डेंटल में होता है अगर एक्सीड ज्यादा होगा तो। डेंटल डेंटल में होता है तो, लेकिन जब फ्लोराइड कंटेंट की कमी की वजह से होता है, अभी तो बता दें स्केल बनाया था मैंने, 1 यहाँ लिखा था 1.5,
बताया था, इससे कम वैल्यू होगी तब डेंटल कैविटी होगी, इससे ज्यादा होगा तब ये सारी दिक्कतें स्टार्ट होती हैं, डिकलराइजेशन, मॉटलिंग। वैल्यू अगर 5 से ऊपर चली जाएगी तो बोन, आपकी जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी होने लग जाएंगी। तो डेंटल कैविटी तो फ्लोराइड ओके कंटेंट की कमी की वजह से होती है, यहाँ तो ज्यादा ओके बढ़ रही है वैल्यू। 206 देखना, 205 देख लो। डेंटल कैविटीज इन चिल्ड्रन में बी कॉज ड्यू टू वाटर सप्लाईज विच आर डेफिशिएंट इन फ्लोराइड फ्लोराइड कंटेंट। फ्लोराइड्स हायर क्वांटिटी ऑफ कॉपर मोर देन 2.5 मिलीग्राम पर लीटर और सो। कॉपर बेसिकली लंग्स को अफेक्ट करता है, रखना है ना, कॉपर करता है लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, लंग्स को अफेक्ट करता है यार, रेस्पिरेटरी लंग्स। रख सकते हो इसको, है ना। अब देखो ये वैल्यू वगैरह जो लिखी हुई है बहुत पुरानी बुक है ना, पुरानी बुक है, तो बस आप इतना याद ध्यान रखो, अभी ये कहते हैं कि कॉपर लंग्स को अफेक्ट करता है, ये चीज हमेशा ठीक रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। ब्लू बेबी डिसीज किसकी वजह से कॉज होती है? नाइट्रेट्स की वजह से कॉज होती है, बच्चों में कॉज होती है, अगर नाइट्रेट कंसंट्रेशन 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाए तो, है ना। मैथी ही बोलते हैं हम इसको। चलिए, द ओनली मेटल अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग, ये क्वेश्चन होगा इसका शायद, है ना। विच इज टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग, है ना। तो आपको पता है कैल्शियम तो टॉक्सिक में नहीं आता, आयरन में नहीं आता, मैग्नीशियम में नहीं आता, बेरियम आता है, ठीक है, बताया हुआ था, क्या कहते हैं, आर्सेनिक, सिल्वर, यस। बेरियम, कैडमियम, क्रोमियम, है ना, लेड और हम्म। मरकरी। ये हमारे पास ये हमारे पास कुछ टॉक्सिक मेटल्स हैं, है ना? ठीक, जो हमें देखने को मिल सकती है, बेरियम इज द आंसर। तो क्वेश्चन पूछ रहा था, द मेटल विच इज मोस्ट हैजार्डस टू ह्यूमन बींग्स अमॉन्ग दी फॉलोइंग, है ना। अगर मोस्ट हैजार्डस मेटल की बात की जाए तो मैंने इसके बारे में इस क्वेश्चन को सर्च भी किया था वो कुछ टाइम पहले, है ना। एक आध जगह आंसर इसका सिल्वर दे रखा है, पर सिल्वर ठीक आंसर नहीं है ना। आर्सेनिक सबसे ज्यादा हैजार्डस माना जाता है, आर्सेनिक। आर्सेनिक असल में, आर्सेनिक हमको इंडस्ट्री से मिल सकता है, आर्सेनिक हमको सॉइल पॉल्यूशन से भी मिल सकता है, सॉइल से भी, सॉइल के अंदर भी आर्सेनिक पाया जाता है कभी कभी, और पानी सॉइल से फ्लो होकर आता है ना। इसलिए पाइपलाइंस वगैरह में कभी कभी लीकेजेस वगैरह होते हैं तो वहां आर्सेनिक उसके अंदर एंटर कर सकता है, तो बहुत डेंजरस बन सकता है, क्योंकि आर्सेनिक से जो कंपाउंड बनते हैं वो कार्सिनोजेनिक्स होते हैं, कार्सिनोजेनिक्स, कार्सिनोजेनिक्स, यानी कि कैंसर कॉजिंग, कार्सिनोजेनिक्स आर द कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स, कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स, कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनसे हमें कैंसर हो सकता है, ऐसे कंपाउंड्स आर्सेनिक, ऐसे कंपाउंड्स के अंदर आर्सेनिक पाया जाता है। एंड सेकंड, आर्सेनिक से दिक्कत है, क्या कहते हैं, स्किन डिसीज, ये हमें दे सकता है काफी ज्यादा हद तक, स्किन डिसीज भी हो सकती है, स्किन डिसीजेस भी आर्सेनिक से हो सकती हैं। तो इन सभी में से आर्सेनिक सबसे ज्यादा क्या डेंजरस है हमारे लिए, जी याद रखो। चलिए, द ओनली मेटल अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग, इन सभी में देख लो, मरकरी भी भैया टॉक्सिक वाले में आता है, कैडमियम भी टॉक्सिक में आता है, लेड भी टॉक्सिक में आता है, सोडियम टॉक्सिक सोडियम मेटल नहीं है ना। ये आंसर हमारा हो जाएगा। मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन द वाटर इज, अब ये पुराना कोड, जीरो ये पॉइंट थ्री पुरानी, है ना। अब देखो, हाँ मैंने आपको जो आयरन और मैंगनीज की जो वैल्यू लिखाई है ना उसको ठीक कर लो यार, है ना। मैं आज कोड पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था आयरन मैंगनीज की वैल्यू जो मेरे पुराने नोट्स में लिखी हुई थी, भाई मैं सभी जगह लिखा दी है मैंने यार, अब उसको ठीक कर देते हैं ना, उसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं आज कोड देख पढ़ रहा था ऐसे ही तो देखा, तो उसके अंदर बता रहे हैं कि आयरन जो है वो, उसके अंदर उसकी जो परमिसिबल लिमिट है, एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेंस लिमिट है, वो 0.3 मिलीग्राम पर लीटर है, और कोई भी कॉज फॉर रिएक्शन लिमिट नहीं है, ठीक है। मैंने जो लिखा रखा है नोट्स के अंदर उसको अपडेट कर लेना आप इससे, है ना। आईएस कोड के बारे में बता रहा हूँ, और मैंगनीज के बारे में भी दिखा देता हूँ, एक मिनट, मैंगनीज के बारे में था 0.1 0.3, है ना, 0.1 0.3, फिर भी कंफर्म भी करा देता हूँ आपको एक बार, आईएस कोड खोल के कंफर्म करा देता हूँ, 0.1 और 0.3 है वैसे वैल्यू। एक मिनट, IS 10500 कहाँ गया, डाउनलोड में होना चाहिए था, ये रहा, 0.05 0.1 और 0. 0.5 इसको ठीक कर लो अब, है ना, ये देखो जीरो पॉइंट मैग्नीज, जीरो फाइव टू 0.5 देखो मैग्नीज का देखो जो कोड के अंदर लिखा हुआ है ना, इसको नोट कर लो, जो मैंने लिखा रखा है उसको काट के भाई इसको ठीक ठीक कर लेना, ये कर लेना वैल्यू, है ना, रिवाइज होती रहती है वैल्यू ना टाइम टाइम पे, ठीक है। आयरन का देखो, आयरन के बारे में बोल रहा है 0.3 और नो रिलैक्सेशन कॉज फॉर रिजेक्शन के अंदर। मैग्नीज के बारे में देखना जरा, मैग्नीज के बारे में दे रखा है 0.1 0.3, ये कर लेना, है ना। चलो, मैं सर यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपने लिखा ना 0.05 टू 0.5
जो मैंने लिखा है ना उसको उसको काट के ये वाला ये लिख लो। अब ये ठीक है, जो मैं अभी बता रहा हूँ ये ठीक है, पहले वाला गलत लिखा दिया मैंने, ये मैं बोल रहा हूँ। इसको ठीक कर लो अब, ओके है सर। ना। हाँ बिल्कुल। वो पहले पुराने नोट्स में मेरे वही लिखा हुआ है, तो वही लिखा दिया था मैंने इसमें से। अब मुझे अब बहुत टाइम से पढ़ाते आ रहे हैं, अब सेम चीज वैल्यू रट जाती है एकदम पुरानी वैल्यू, तो उसको बोलना पड़ता है। चलो, 0.1 0.3 है ना मैग्नीज के केस के अंदर, और आयरन के लिए 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, कोई भी कॉज फॉर रिएक्शन लिमिट नहीं है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर फॉर मेजरिंग द आयरन। अब देखो मैंने आपको आयरन वगैरह की टाइट्रेशन वगैरह के बारे में नहीं बताया है ना। अब कितना ही बताएंगे, है ना, हर चीज की लिमिट होती है। फिर भी आप क्वेश्चन आ गया तो देख लो, क्वेश्चन आ गया तो इसमें बता बता देते हैं कि टाइट्रेशन के केस के अंदर 110 फिनेंथ्रोलाइन का इस्तेमाल करते फिनॉल हैं। सल्फर। आयरन, है ना, इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको हमने याद रख लिया बस, और क्या, और क्या ही कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम सेफ लिमिट ऑफ क्लोराइड्स इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज, है ना, क्लोराइड्स के बारे में बताया हुआ है 200 से 200 400, mgl। है ना। कितना था क्लोराइड, देख लेते हैं क्लोराइड कंटेंट, एक मिनट, क्लोराइड कंटेंट लिखा होगा इसमें क्लोराइड के बारे में भी। यही है सर। कितना है, 200 ही ना। हाँ 200 ही है सर, 200 और हाँ हाँ, 400। और 250, 250 है ना, 250, देखो 250 वैल्यू है। अभी देखो पुराना क्वेश्चन फॉर्म करा हुआ है ना, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इसके हिसाब से आएंगे, है ना। तो 250 है वैल्यू एक्सेप्टेंस लिमिट की, 1000 है किसके लिए, कॉज फॉर रिएक्शन लिमिट, है ना। सल्फेट वगैरह के हाँ बारे में देख लो, सल्फेट के बारे में पूछा जाएगा तो सल्फेट, सल्फेट 200 400, सल्फेट इज 200 400, है ना। ठीक है। चलिए, कहाँ गए ये, हाँ। तो यहाँ पे 250 आंसर है करेक्ट तो वैसे, है ना। 250 वाला ठीक माना जाएगा, 250 भी ऑप्शन दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं, पुरानी बुक है। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम सेफ परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट्स इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई इज, है ना। अभी जस्ट आपको दिखाया, देखो मैक्सिमम सेफ अगर वर्ड आएगा, मैक्सिमम सेफ, तो हमको कॉज फॉर रिएक्शन लिमिट वाला आंसर देना है, ये वाला 400 आंसर देना है। 400 लेकिन कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तो लेकिन आप इसका आंसर अलग से लिख लो, लिख लो सल्फेट के बारे में, आपके साथ नोट्स में लिखा हुआ नहीं है। सल्फेट की एक्सेप्टेंस लिमिट है हमारे पास 200 मिलीग्राम पर लीटर, और कॉज फॉर रिएक्शन लिमिट है कितनी, 400 मिलीग्राम पर लीटर। लिख लेना, क्योंकि बुक के अंदर लिखा हुआ था, शायद एग्जाम में पूछ ले। इन्होंने जो ऑप्शन बना रखे हो पुराने कोड के हिसाब से बना रखे होंगे, ठीक है, याद रखना इसलिए। अब देखो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम सेफ परमिसिबल लिमिट। अगर सेफ आपसे पूछ रहा है, सेफ, ठीक है, सेफ पूछ रहा है तो उस केस के अंदर हम चाहते तो क्या है, परमिसिबल लिमिट वाला आंसर करेंगे, मैक्सिमम सेफ अगर बोलता है। ठीक है, मैक्सिमम सेफ अगर बोलता है। अगर यहाँ बोलता है मैक्सिमम अलाउबल या मैक्सिमम परमिसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल अगर बोलता है, मैक्सिमम परमिसिबल, बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, आपको ध्यान रख के चलना है। अगर मैक्सिमम परमिसिबल लिखा होता है तो आपको कॉज फॉर रिएक्शन लिमिट वाला आंसर देना है। सिंपल आपको परमिसिबल लिमिट लिखा होता है, या फिर मैक्सिमम सेफ लिमिट लिखा होता है, या फिर एक्सेप्टेंस लिमिट लिखा होता है, तो आपको एक्सेप्टेंस लिमिट वाला आंसर देना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप सर क्वेश्चन लगा के सीख पाते हैं कि एग्जामिनर किस क्वेश्चन, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। हाँ जी भाई बोलिए। सर जिसमें जिसमें ऑप्शन ही नहीं है सर, उसमें क्या करेंगे सर फिर? जिसमें क्या नहीं है, जिसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है सर, उसको अच्छे से बेहतर है इसमें ना ऑप्शन छोड़ना नहीं ही दिया है है, सर। तो फिर जो आंसर, जो एक लिमिट हमारे पास, वही आंसर करेंगे हम। अगर कॉज फॉर रिएक्शन लिमिट है ही नहीं हमारे पास, है ना। अब जैसे इसके अंदर ऑप्शन, इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा मैक्सिमम सेफ परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 मिलीग्राम पर लीटर, इसका आंसर हो जाएगा 200, है ना। सेफ पूछ लिया ना, मैक्सिमम सेफ पूछ लिया इसमें। ठीक है। अब हाँ जैसे ठीक है क्वेश्चन सर। नंबर 215 है, 215 के अंदर बोल रहा है मैक्सिमम परमिसिबल मैक्सिमम। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट, इसके अंदर आएंगे, इसका आंसर होगा 400 मिलीग्राम पर लीटर इसका। मैक्सिमम परमिसिबल पूछ रहा है ना, इसका आंसर हो जाएगा 400 मिलीग्राम पर लीटर। वो ऑप्शन में नहीं तो कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं तो क्या करें। ठीक है। तो, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये 3 चैप्टर से क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन अगर आपको पूरे समझ में आते हैं, आपके दिमाग में रहेंगे एग्जाम तक, तो आप आराम से 2-3 क्वेश्चन तो कर ही दोगे इन्वायरमेंट से जो आने वाले। क्लियर है सब कुछ यहाँ तक। जी सर। ऐसे ही में चैप्टर नंबर 4 जब कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर जब 4 कंप्लीट हो जाएगा, पूरा 4 5 डिस्ट्रीब्यूशन के और ट्रीटमेंट क्वेश्चन एक साथ दे दूंगा आपको, 2 चैप्टर क्वेश्चन लगा देना एक साथ। ठीक है। क्लास आज की यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है।